दोस्तों ये है एक और इसेकाई एनिमे जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर दूसरी दुनिया में चला जाता है और ये है इसका एपिसोड 1। तो कहानी की शुरुआत में पता चलता है कि पेटेसियर वर्ल्ड टूर्नामेंट चल रहा है और आज इसका ग्रैंड फिनाले है और तुम लोग ये जो पक्षी देख रहे हो जिसे पेस्ट्री से बनाया गया है उसे पेटेसियर चूजन 1 ने बनाया है। उसके बाद एक मोहतरमा बोलती हैं कि उसे ना इस दुनिया का सबसे बेहतरीन पेटेसियर कहा जाने वाला है, लेकिन वहाँ पर दूसरे लोगों ने भी काफी खूबसूरत चीजें बनाई थी, तुम लोग भी देख सकते हो। और ये जो बंदा होता है जो हमारी कहानी का हीरो होने वाला है वो सोचता है मेरे बचपन का सपना आज पूरा होने वाला है इस टूर्नामेंट को जीतकर। अब बाकी सारे लोग अपनी अपनी कलाकृतियों को जजिंग एरिया की तरफ ले जाने लगते हैं। उसके बाद हमारा हीरो उसके साथी भी अपनी कलाकृति को उठाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा भारी होने की वजह से उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और जो वो कलाकृति होती है वो सीधा हमारे हीरो के ऊपर गिरती है, जिससे हमारे हीरो की बॉडी से खून निकलने लगता है। उसके बाद हमारा हीरो सोचता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मरने से पहले मैं इस दुनिया की सबसे अच्छी और बेहतरीन स्वीट्स बनाना चाहता था। उसके बाद वो रोते हुए ये भी बोलता है मेरे हाथों से बनी स्वीट्स को खाकर लोगों के चेहरों पर मुस्कान आती, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। भगवान आप कितने ज्यादा क्रूअल हो। लेकिन तभी एक आवाज उससे बोलती है तो मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। उसके बाद वो आवाज उसे उसका नया नाम भी बताती है, पेस्ट्री माइले मॉर्टन। उसके बाद हमें दूसरी दुनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कपल के हाथों में हम उनके बच्चे को देखते हैं और ये है हमारा मेन कैरेक्टर पेस्ट्री जो हो गया है रीइंकार्नेट। उसके बाद पेस्ट्री हमें बताता है कि ये है फीफ ऑफ मॉर्टन और मैंने सुना था कि मेरे पिता कैसरोल मिले मॉर्टन पहले इसके सुजरेन लॉर्ड बन गए। पहले ये एक ऐसी बंजर जमीन हुआ करती थी जिस पर फसलें नहीं उगती थी, लेकिन मेरे पिता के साथ बाकी सब ने भी लगभग 20 साल लगातार मिट्टी को कल्टीवेट किया और उन्होंने जो मेहनत की उसका उन्हें फल भी मिला। अब यहाँ पर फसलें उगने लगी हैं और ये लैंड 3 गाँव में डिवाइडेड है और हर एक गाँव में लगभग 40 लोग हैं। एंड उसके बाद हम हमारे हीरो पेस्ट्री को तलवारबाजी करते हुए देखते हैं। उसके पिता जो कि उसे तलवारबाजी सिखा रहे हैं वो उससे बोलते हैं कि तुम्हारी पकड़ बहुत कमजोर है। ये सुनकर पेस्ट्री अपने पिता पर तलवार से अटैक करता है और हमें बताता है कि मुझे रीइंकार्नेट हुए 9 साल गुजर चुके हैं और वहाँ उसके पिता उससे बोलते हैं कि ऐसे ही तलवार पर अपनी पकड़ बनाए रखो। उसके बाद पेस्ट्री हमें बताता है कि मेरा पालन पोषण मेरे पिता जो कि एक मिलिट्री हीरो हैं और मेरी दयालु माँ और मेरी 5 बड़ी बहनों ने किया। ये काफी अच्छी जिंदगी है, लेकिन इस फीफ लैंड में शुगर नहीं उगाई जा सकती, इसी वजह से मीठी चीजें मिलना यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल है। वहाँ पर पेस्ट्री सोचता है कि मैं ना स्वीट्स बनाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए अपनी तलवार पर पकड़ खो बैठता है जिसकी वजह से उसकी तलवार छूटकर पीछे गिर जाती है। अब तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है जो है हेड रिटेनर फ्यूली। वो आकर पेस्ट्री के पापा से बोलता है कि ब्रेकफास्ट का टाइम होने वाला है। उसके पिता बोलते हैं हाँ पेस्ट्री आज की ट्रेनिंग यहीं तक रहने देते हैं। पेस्ट्री बेचारा थका हुआ बोलता है कि थैंक यू वेरी मच। तभी कैसरोल फ्यूली से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सो वो बताता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी और एक बुरी खबर है, तो पहले तुम कौन सी सुनोगे। सो कैसरोल बोलता है कि मुझे सुननी तो दोनों ही हैं, तो पहले मुझे अच्छी सुनाओ। सो फ्यूली बताता है कि इस साल जो बीन की फसलें हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली हैं और जैसा उस बच्चे ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। और यहाँ पर पेस्ट्री ने उन्हें फसलों के लिए एक एडवाइस दी थी। सो उसके पिता बोलते हैं कि तुम्हारी एडवाइस लेना काफी अच्छा फैसला था। सो पेस्ट्री बोलता है कि इस साल हमें बम्पर बीन क्रॉप मिलेगी, लेकिन हमारे पास इस वक्त सिर्फ लिमिटेड बीन डिशेस हैं और कैरामेलाइज रोस्टेड सोयाबीन एक क्लासिक टी स्नैक है। इतनी सारी चीजें सुनकर उसके पिता उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता। सो पेस्ट्री बोलता है कि अरे वो तो बस ऐसे ही। एंड वो हमें बताता है कि अब मैं इन्हें एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता कि मैं रीइंकार्नेट हुआ हूँ। अब ये सुनकर उसके पिता बोलते हैं कि क्या तुम ये सब इमेजिन कर रहे हो। तभी फ्यूली बोलता है कि तुम्हारी इमेजिनेशन ना काफी अच्छी है और इससे हमें काफी अच्छे आइडियाज मिलते हैं। अब तभी कैसरोल फ्यूली से बुरी खबर के बारे में पूछते हैं। सो फ्यूली बताता है कि हम कंट्री ऑफ फ्रीटर्स से डाकुओं को दूर रखने की जो कोशिश कर रहे थे वो फेल हो चुकी है। ये बात सुनकर पेस्ट्री और उसके पापा दोनों हैरान हो जाते हैं। एंड पेस्ट्री सोचता है कि अगर डाकू यहाँ पर आए तो वो हमारी फसलों को बर्बाद कर देंगे, हमारी सारी की सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। उसके बाद फ्यूली बताता है कि वो 2 महीने के अंदर हमारे यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद फ्यूली बोलता है कि हम बाकी गांव वालों के साथ मिलकर बैंडिट्स को यहाँ से भगाने की कोशिश कर सकते हैं। ये सुनकर पेस्ट्री सोचता है कि अगर हम तीनों गाँव से भी लोगों को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 30 आदमी ही होंगे और गाइस डाकुओं की संख्या 50 है। अगर हमने उनसे लड़ाई की तो हम पक्का हार जाएंगे।
तभी कैसरोल बोलता है कि अगर हम नदी के बगल में गड्ढे कर दें तो इनसे हमें थोड़ा वक्त मिल जाएगा एंड उतने टाइम में मैं काउंट रेट से रीइंफोर्समेंट मंगा लूंगा। फ्यूली बोलता है कि हाँ तुम ये कर सकते हो, लेकिन इसमें एक इशू है। कैसरोल बोलता है काउंट रेट्स रेपुटेशन। उसके बाद फ्यूली बोलता है कि यहाँ पर हम उन डाकुओं को हराने की बात कर रहे हैं जिन्हें काउंटी भगाने में फेल हो गई। ये सुनकर कैसरोल बोलता है तो शायद से हमें उनसे मदद नहीं मिलेगी। अब ये सब सुनकर पेस्ट्री सोचता है फादर के पास फ्यूली को मिलाकर 3 रेजिडेंट रिटेनर्स हैं और इतने में हम उन डाकुओं से नहीं जीत पाएंगे, लेकिन मुझे स्वीट्स बनाने के लिए बीन्स और गेहूं की जरूरत होगी। और वहीं पेस्ट्री को इतना सीरियस देखकर फ्यूली सोचता है कि ये बच्चा भी बिल्कुल अपने पिता की तरह इस गांव की बहुत फिक्र करता है। और वहाँ पर पेस्ट्री सोचता है कि जो कोई भी मेरे और मेरे सपने के बीच आएगा वो बहुत ज्यादा पछताएगा। और अब फ्यूली वहाँ बोलता है कि चाहे कुछ हो जाए हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ा दाव खेलना होगा एंड ये सिर्फ मेरी इंस्टिंक्ट हो सकती हैं, लेकिन कैसा रहेगा अगर हम हमारे ट्रम्प कार्ड के रूप में इस बच्चे पर दाव लगाएं। और वो आगे कैसरोल को बताता है कि अगर हमारा दाव अच्छा बैठा तो ये बच्चा भी उतना ही यूजफुल हो सकता है जितने आप हो बॉस। सो कैसरोल बोलता है कि हो सकता है कि तुम सही हो, लेकिन एंड तभी कैसरोल पेस्ट्री को देखकर बोलता है द सैंक्टिफिकेशन सेरेमनी, लेकिन पेस्ट्री को कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद हमें पेस्ट्री का घर दिखाया जाता है जहाँ पर कैसरोल एग्नेस जोसेफिन से बोलता है कि मेरी बात सुनो, जो पेस्ट्री है वो द सैंक्टिफिकेशन सेरेमनी से गुजरने वाला है। सो तभी पेस्ट्री की माँ एग्नेस बोलती हैं कि एक बच्चे पर ये बहुत ज्यादा जिम्मेदारी दे रहे हो तुम। सो कैसरोल बोलता है कि तुम्हें पता है कि हमारा बच्चा कितना काबिल है, वो उसकी उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनमें से सबसे बेहतरीन तलवारबाज है। और अब वहाँ पर पेस्ट्री हमें बताता है कि जो द सैंक्टिफिकेशन सेरेमनी है वो इस दुनिया की कमिंग ऑफ एज रिचुअल है और मेरी उम्र तो सिर्फ 9 है, तो ये मेरे लिए काफी जल्दी है, लेकिन मैं यही चाहता हूँ। एंड उसके बगल में ये जो लड़की है वो उसकी बड़ी बहन जोसेफिन है। आगे पेस्ट्री में बताता है कि मेरी माँ इस वक्त बहुत बड़े शौक में है क्योंकि जो रिचुअल होता है वो 13 से 15 साल के बच्चों के लिए होता है। उसके बाद जो एग्नेस होती है वो कैसरोल से थोड़ा और वक्त मांगती है सोचने के लिए। तो कैसरोल बोलता है कि हम 3 दिनों में निकलने वाले हैं, तैयारियां कर लो। सो तभी एग्नेस कुछ इस प्रकार बोलती है कि जोसी प्लीज मेरी मदद करो। जोसेफिन बोलती है कैसे मदर? सो एग्नेस आगे बोलती है कि उसे हमारी फैमिली को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा। जोसेफिन बोलती है हाँ माँ, अच्छे से। उन दोनों को इस तरीके से देखकर बेचारा पेस्ट्री काफी घबराने लगता है। अब वो अपने पिता को मदद की पुकार लगाता है। उसके पिता बोलते हैं कि मैं तो खाना खा रहा हूँ। बेचारा पेस्ट्री अकेला पड़ गया। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि पेस्ट्री को उसकी माँ और बहन ने लड़की वाले कपड़े पहना दिए। उसके बाद उसकी माँ और बहन बोलती है कि ये तुम पर बहुत ही अच्छे लगेंगे। और पेस्ट्री उनसे जो भी बात बोल रहा था वो उसे इग्नोर कर रही थी। वो दोनों तो अपनी ही बातचीत में लगी हुई थी। उसके बाद वो पेस्ट्री का थोड़ा मेकअप भी करने लगती हैं। तो उसके बाद पेस्ट्री हमें बताता है कि जब मैं छोटा था तब से लेकर अब तक मेरी माँ और बहन मुझे एक ड्रेस अप डॉल की तरह ट्रीट करती हैं, और जब मेरी दूसरी बहन मेरे आसपास होती थी तब तो ये और भी ज्यादा बुरा होता था। मेकअप करने के बाद जोसेफिन बोलती है कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। पेस्ट्री बोलता है कि पिताजी मैं जल्दी बड़ा होना चाहता हूँ। बेचारे को जोकर बनाकर रख दिया। उसके बाद हम उन सभी को एक जगह बाहर देखते हैं जहाँ पर कैसरोल पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें पेस्ट्री? पेस्ट्री बोलता है कि मैं काफी बिजी चल रहा था। उसके बाद पेस्ट्री की माँ उसके पास आकर बोलती है कि पेस अपना ख्याल रखना। पेस्ट्री बोलता है ठीक है। एंड तभी वहाँ पर पेस्ट्री के दोस्त आते हैं। उन्हें देखकर पेस्ट्री बोलता है दोस्तों। तभी मार्कारूल उससे बोलता है कि काश मैं भी तुम्हारी तरह बन ठन कर ऐसे ही जा पाता। सो लूमिनी तो बोलती है कि तुम उसमें बहुत बुरे लगोगे। ये सुनकर मार्क को गुस्सा आ जाता है और लूमी बोलती है कि वहाँ पर अपना ख्याल रखना पेस। सो पेस्ट्री बोलता है मैं वहाँ पर बहुत ही अच्छी डिलीशियस चीजें खाने वाला हूँ। सो वो दोनों बोलते हैं कि तुम हमेशा खाने के बारे में ही तो सोचते हो यार। उसके बाद कैसरोल बोलता है कि चलो चलते हैं। फूली बोलता है ठीक है। उसके बाद कैसरोल पेस्ट्री के कंधे पर हाथ रखते हैं और फिर गाइस जादू होने लगते हैं। और इस मैजिक फोर्स को देखकर पेस्ट्री के साथ साथ उसके दोस्त भी हैरान थे। एंड अचानक ही पेस्ट्री अपने पापा के साथ वहाँ से गायब हो जाता है। एंड ये देखकर पेस्ट्री के दोस्त बोलते हैं कि लॉर्ड कैसरोल का मैजिक बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। और वहाँ पर पेस्ट्री की माँ और उसकी बहन बोलती हैं कि पेस्ट्री ना लड़कियों के कपड़ों में ही बेस्ट लगता है। उसके बाद हमें कैपिटल सिटी बोबाल्डिया का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर पेस्ट्री हमें बताता है कि एक साथ इतने सारे लोग उसने अपने रीइंकार्नेशन के बाद आज देखे हैं, क्योंकि गाइस यहीं पर पेस्ट्री अपने पापा के साथ आया था। और वहाँ पर पेस्ट्री अपने पापा से बोलता है कि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आज तक नहीं देखी। ब्राउन शुगर, फ्रूट्स, ये सब देखकर पेस्ट्री सोचता है कि यहाँ पर कितनी सारी स्वीट चीजें हैं। उसके बाद वो सोचने लगता है कि मैं उनसे कुकीज, पाउंड केक, चॉकलेट क्या क्या बना सकता हूँ। तो तभी उसके पिता बोलते हैं कि अगर तुम सैंक्टिफिकेशन सेरेमनी में पास हो गए तो तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वो दिलाऊंगा। ये सुनकर पेस्ट्री बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या चुने लेने के लिए। एंड तभी वो एक फ्रूट की ओर देखकर सोचता है कि क्या ये एप्पल्स हैं? मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ कि इस दुनिया में एप्पल्स होते हैं। सो तभी उसके पिता बताते हैं कि ये वोंकास हैं और ये नॉर्थ की तरफ उगते हैं और इनका दिखना बड़ा ही रेयर है।
अब अपने पिता की बात सुनकर पेस्ट्री सोचता है कि बोंकास हाँ, एंड वो अपने पिता से बोलता है कि मैं इन्हें उगा कर देखना चाहता हूँ, इसीलिए इन्हें अपने साथ लेकर चलेंगे। और पेस्ट्री को इस तरीके से देखकर कैसरोल सोचता है कि ये दूसरे राज्य की चीजों में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है, ये बिल्कुल एक ट्रू सुजरैन की तरह है। और दूसरी तरफ पेस्ट्री सोचता है कि मेरे पास ये 5 हैं, मैं काफी चीजें ट्राई कर सकता हूँ। पहले सेब को छीलो, काटो, उनका इस प्रकार स्वादिष्ट व्यंजन बनाओ, हाँ उनमें थोड़ा शहद भी मिला सकता हूँ और मैं कितनी सारी चीजें बना सकता हूँ इनसे। उसके बाद पेस्ट्री सोचता है कि अगर मैं एप्पल्स को उगा पाया ना तो ये मेरे लिए काफी अच्छा होगा। अब वहाँ पर पेस्ट्री के पापा सोचते हैं कि मेरा बेटा एक बहुत ही अच्छा सुजरेन लॉर्ड बनेगा। दूसरी तरफ पेस्ट्री सोचता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारी स्वीट्स हैं, कितना अच्छा होगा ना। उसके बाद वो दोनों एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर एक मोटा आता है उनका स्वागत के लिए। उसको देखकर पेस्ट्री सोचता है कि क्या एक पांडा। वहीं दूसरी तरफ कैसरोल बोलता है कि फादर आपको एक और बार देखकर अच्छा लगा। तो ये फादर बोलते हैं कि हम आखिरी बार तुम्हारी बेटी के सैंक्टिफिकेशन सेरेमनी पर मिले थे। उसके बाद वो फादर बोलता है कि मैंने सुना है कि तुमने अपने लोगों की हिफाजत की है पिछले साल, उन्हें दिक्कतों से बचाकर। सो कैसरोल बोलता है मैं ऐसा इसीलिए कर पाया क्योंकि भगवान और स्पिरिट्स हमारी हिफाजत कर रहे थे और इसके साथ ही मेरे सन की बुद्धि की वजह से। सो फादर उससे पूछते हैं कि तुम अपने बेटे को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो कैसरोल बताता है आज उसकी सैंक्टिफिकेशन सेरेमनी करवाने के लिए। ये सुनकर फादर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे लगता है कि कैसरोल मजाक कर रहा है, लेकिन कैसरोल बताता है कि ये सच है। तो उसके बाद फादर पेस्ट्री की ओर देखता है। अब हमें पेस्ट्री की बहन जोसेफिन दिखाई जाती है जो पूछती है कि फ्यूली ट्रू सैंक्टिफिकेशन सेरेमनी में तो आपको मैजिक मिलता है ना। सो फ्यूली बताता है हाँ बिल्कुल। सो जोसेफिन बोलती है जब मैं सेरेमनी में गई थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि मुझ में ज्यादा मैजिक पावर नहीं है, मैं उम्मीद करती हूँ कि पेस्ट्री वहाँ पर ठीक हो। सो फ्यूली बोलता है वो ठीक ही होगा। सो जोसेफिन फ्यूली से पूछती है कि वहाँ पर सेरेमनी में आगे क्या होता है। सो फ्यूली बताता है कि वो तुम्हारी मैजिक पावर को वहाँ पर मेजर करते हैं एंड उसके बाद हम पेस्ट्री को कुछ ऐसी अवस्था में देखते हैं जहाँ पर वो बंधा हुआ है और फादर पेस्ट्री के लिए एक कटोरे में जादुई पानी लेकर आते हैं और वो पेस्ट्री को पिला देते हैं। पेस्ट्री पूछता है कि ये तो बहुत कड़वा है, आखिर ये है क्या। तभी जोसेफिन पूछती है आगे क्या होता है। फ्यूली बताता है आगे तुम्हें कुछ भी नहीं करना, आखिर में तुम्हें अकेले अंधेरे में छोड़ दिया जाता है। उस समय ना तुम कुछ सुन सकते हो ना देख सकते हो और वो भी कई घंटों तक। मैजिक वो पावर होती है जो एक इंसान के अंदर छुपी होती है और उसे बाहर निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे खुद काबू में करना। उसके बाद हम देखते हैं शाम हो गई, शाम से रात हो गई, रात से सुबह और सुबह से दोपहर और 1.5 दिन गुजर जाने के बाद कैसरोल बोलता है कि काफी देर हो गई है। सो तभी फादर उससे बोलते हैं कि हम तुम्हारे बेटे को तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक रेडियंस सब साइड्स नहीं हो जाता। लेकिन ये आखिर अभी तक क्यों नहीं हुआ, आखिर उस बच्चे के अंदर कितनी हिडन पावर है। उसके बाद कैसरोल पूछता है कि क्या वो अंदर ठीक होगा। सो फादर बोलते हैं शायद। और वहीं अंधेरे में पेस्ट्री सोच रहा होता है कि वो उन बोंकस से क्या क्या बनाएगा। वो वहाँ पर काफी खुश था कि उसे बहुत सारी मिठाइयाँ बनाने को मिलेगी। मैं इस दुनिया में बहुत सारी स्वीट्स बनाऊंगा और सभी को चेहरों पर मुस्कुराहट लाऊंगा और शायद से यही वो रीजन है कि मैं इस दुनिया में पैदा हुआ हूँ, इस दुनिया को एक ऐसी जगह बनाने के लिए जिसमें बहुत सारी स्वीट्स हों। लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक गेट खुलता है जिससे बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है एंड उसके बाद पेस्ट्री अपने सामने लाइट के गोले देखता है जो उसकी बॉडी में समाने लगते हैं एंड ये सब देखकर पेस्ट्री बोलता है कि क्या ये मैजिक है। एंड वहीं हम देखते हैं कि पेस्ट्री के पापा अब उसे जगाने की कोशिश कर रहे हैं एंड तभी पेस्ट्री के पापा बोलते हैं कि 2 दिन के बाद तुमने काबू कर लिया। पेस्ट्री सोचता है कि मैंने कितने सारे सपने देखे लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। उसके बाद जो फादर होते हैं वो आगे सेरेमनी को बढ़ाते हुए एक स्क्रोल पढ़ते हुए बोलते हैं कि तुमने अपने अंदर छुपी हुई ताकत को पा लिया है, अब ईश्वर तुम्हें अपना आशीर्वाद देंगे और इसी के साथ ये सैंक्टिफिकेशन सेरेमनी खत्म होगी। उसके बाद फादर बोलते हैं कि इस बच्चे को अपनी डिवाइन पावर दो गॉड। एंड तभी हम देखते हैं खिड़कियों में से तेज रोशनी आने लगती है और वो रोशनी पेस्ट्री के ऊपर पड़ती है। गॉड्स ब्लेसिंग्स। एंड वहाँ पर पेस्ट्री को अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी पिछली जिंदगी दिखती है। वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद स्क्रोल की सारी ब्लेसिंग्स पेस्ट्री को मिलती हैं और ये सब ना दोस्तों बहुत ज्यादा खूबसूरत नजारा था और बहुत ज्यादा पीसफुल भी। सारी लाइटें आकर पेस्ट्री के अंदर समा जाती हैं और पेस्ट्री के अंदर से एक बहुत तेज रोशनी निकलती है जिसे देखकर फादर भी हैरान थे। और तभी कैसरोल बोलता है कि पेस्ट्री तुमने कर लिया। एंड उसके बाद हम देखते हैं शाम हो गई है और फादर पेस्ट्री से बोलते हैं कि इतनी छोटी उम्र में तुमने अपने जादू पर काबू कर लिया। एंड वहाँ पर कैसरोल ग्रेटिट्यूड के रूप में फादर को कुछ पैसे देता है। फादर भी उन्हें ग्रेटिट्यूड के रूप में ले लेता है और बोलता है कि ये डोनेशन में काम आएंगे और वो ये भी बोलता है कि तुम्हारे बेटे का फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। और वहाँ पर पेस्ट्री भी काफी खुश था। उसके बाद मार्केट में हम देखते हैं पेस्ट्री देखता है कि मैं कौन सा चुनूं यार। उसके पापा पूछते हैं कि तुम्हारा काम हो गया पेस्ट्री। पेस्ट्री बोलता है कि ये भारी है लेकिन ये दिखने में अच्छा है।
एंड यहाँ पर इतने सारे हैं। कैसरोल बोलता है कि जल्दी चुनो। उसके बाद पेस्ट्री कुछ बोंकास चुन लेता है और दुकानदार उन्हें थैले में रख देता है। वो पेस्ट्री को तोहफे के रूप में 2 और बोंकास देता है। पेस्ट्री ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम उस फादर को देखते हैं जो बोलता है कि ये सभी तो सिल्वर के सिक्के हैं और मेरा मुंह बंद रखने के लिए इतने काफी नहीं होंगे। उसके बाद वो उस सिक्के को फिकर बोलता है कि मुझे माफ कर देना माय लॉर्ड। वहीं दूसरी तरफ जब पेस्ट्री एक बोंकास खाता है तो इसे ये बहुत ज्यादा स्वीट लगता है क्योंकि इसने कई सालों से कोई भी एप्पल नहीं खाया था। वहाँ पर पेस्ट्री अपने पापा से बोलता है कि हम माँ और बहन को नहीं बताएंगे कि हमने सबसे अच्छे वाले खुद खा लिए। उसके पापा बोलते हैं काफी अच्छा आइडिया है। उसके बाद वो दोनों बड़ी खुशी से अपने बोंकास खाने लगते हैं और वहाँ पर पेस्ट्री सोचता है कि मैं ना एप्पल से बहुत सारी चीजें बनाने वाला हूँ, एप्पल कैंडी, एप्पल पाई, और एक दिन मैं अपना सपना जरूर पूरा करूंगा। इस दुनिया को एक ऐसी जगह बनाऊंगा जो स्वीट्स से भरी पड़ी हो। एंड गाइस, इसी के साथ हमारी इस नई कहानी का एपिसोड 1 खत्म होता है। और इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक गांव का सीन दिखाया जाता है। 3 हफ्ते ही हुए हैं और उन्होंने अपना आतंक मचाना शुरू भी कर दिया और जितनी हमारी डेडलाइन थी 2 मंथ की वो उससे भी पहले आ सकते हैं हमारे गांव में। और तभी कैसरोल पेस्ट्री को एक मैसेज ले जाने को बोलते हैं कि हमें हर एक गांव के लीडर की यहाँ पर जरूरत है एंड कॉन्ट्रीव और ग्लेसियज को भी आने के लिए बोल देना। अब ये मैसेज लेकर पेस्ट्री वहाँ से चला जाता है और वो सोचता है कि जितना हमने सोचा था डाकू उससे भी जल्दी आ रहे हैं, मुझे उन्हें रोकना ही होगा वरना मेरे सपने को वो बैंडिट्स बर्बाद कर देंगे। अब इसके बाद पेस्ट्री हमें बताता है कि सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए मेरे पिता ने उनके काम में तेजी कर ली। और पेस्ट्री ये भी बताता है कि 3 गाँव में से जो छोटे छोटे गाँव हैं उन एंड उसके बाद जब वो दूर देखता है सो से कुछ आता हुआ दिखाई देता है जिससे वो काफी डर जाता है क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कि बैंडिट्स आ रहे हैं। उसके बाद ये दोनों दीवार के पास चिल्लाते हुए आते हैं कि बैंडिट्स बैंडिट्स वो यहाँ आ रहे हैं। बच्चों की बात सुनकर एक आदमी बोलता है कि दरवाजा बंद कर दो और ये आदमी मार्को का पापा है और वो उन दोनों बच्चों से बोलता है कि तुम दोनों लॉर्ड पेस्ट्री के पास चले जाओ। और वहीं दूसरी तरफ ये लोग दरवाजा बंद करने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ पेस्ट्री अपनी माँ से बोलता है कि वो छोटे बच्चों को अंदर ले जाए। लेकिन तभी एक किसान बोलता है कि बैंडिट्स यहाँ पर आ रहे हैं, क्या हम सच में उन्हें रोक पाएंगे? सो तभी वहाँ पर कैसरोल आता है जो उनसे बोलता है कि सभी मेरी बात सुनो, अगर बैंडिट्स यहाँ अंदर आ जाते हैं तो वो हमें मारने की कोशिश करेंगे, हमारा खाना छीनेंगे और यहाँ तक कि हमारी घर भी जला देंगे और हमें ये होने से रोकना होगा। हमें हमारी फैमिलीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें रोकना होगा। उसके बाद वो बोलता है कि मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान कोई कावर्ड नहीं है, वो एक हीरो है जो अपनी फैमिली की हिफाजत कर सकता है। उसकी बात सुनकर सभी गांव वालों में जोश आ जाता है और अपने फादर की स्पीच सुनकर पेस्ट्री भी खुश था। बोलता है कि बैंडिट्स बस आने ही वाले हैं और उन्हें रोकने में तुम सब मेरी मदद करो। सब वो सभी बोलते हैं हाँ। एंड उसके बाद कैसरोल बोलता है कि कॉइंट्रू तुम वेस्टर्न कैनल, ग्लेसेज ईस्ट टू सेंटर रीजन। अब सभी लोग अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं और वहीं जो फ्यूली होता है वो बोलता है कि जितना अच्छे तरीके से हम इस एरिया को जानते हैं बैंडिट्स नहीं जानते और अंधेरे में ये उनके लिए एक डिसएडवांटेज होगी। लेकिन आपको क्या लगता है बॉस, क्या वो थोड़ा इंतजार करके हमारे ऊपर सुबह हमला करेंगे? सो कैसरोल बोलता है नहीं, मुझे लगता है कि उनके पास खाने की कमी है क्योंकि पिछली साल की सर्दियों में हमारे पास के गांव में फसलें कुछ खास अच्छी नहीं हुई थी। इसी वजह से जितना जल्दी हो सके वो उतनी जल्दी हम पर हमला करेंगे और भले से ही रात के वक्त डिसएडवांटेज क्यों ना हो लेकिन वो तभी हमला करेंगे। सो फ्यूली बोलता है लेकिन अगर उन्होंने हमला नहीं किया तो सारी रात जागने के बाद हमारे लोग काफी थक जाएंगे। सो तभी कैसरोल पैसे लगता है कि हमें पहले अच्छे डिटेल में ये सब जान लेना चाहिए कि हमारे दुश्मन के पास कितनी सप्लाइसेस एंड फोर्सेस हैं। और वो सोचता है कि ऐसा ही बिल्कुल स्वीट्स बनाते वक्त भी होता है, कुछ भी बनाने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वो बनाने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए। एंड वो सोचने लगता है कि जब मैंने अपनी पहली चॉकलेट बनाई थी ना तो वो, लेकिन तभी वो खुद को संभालता है कि अरे मैं क्या सोचने लगा, अभी सामने बड़ी दिक्कतें हैं, उन पर फोकस करना चाहिए। तभी पेस्ट्री के पापा कहीं जाने लगते हैं। सो पेस्ट्री पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, कि तुम भी मेरे साथ चल रहे हो फ्यूली। सो फ्यूली भी अब कैसरोल के पीछे चले जाता है और वहाँ कैसरोल पेस्ट्री से बोलता है कि मेरे जाने के बाद तुम यहाँ के इंचार्ज हो गए। उसके बाद फ्यूली एंड कैसरोल घोड़े पर बैठकर ये देखने के लिए जाने लगते हैं कि आखिर बैंडिट्स के पास कितनी सप्लाईज एंड फोर्सेस हैं। और वहाँ पर पेस्ट्री बोलता है कि फादर अपना ख्याल रखना। और वहाँ पर पेस्ट्री सोचता है उन बैंडिट्स को रोकने के लिए मुझे भी कुछ ना कुछ करना ही होगा। और वहाँ पर पेस्ट्री मार्क से बोलता है कि वो उसका एक मैसेज वेस्टर्न कैनल पर पॉइंट्रू तक पहुँचा दे, जब दुश्मन आएगा वो सिग्नल के लिए फ्लेमिंग एरोस का इस्तेमाल करें। उसके बाद पेस्ट्री लूमी से बोलता है कि वो ग्लेसियस से कह दे कि वो फ्लेमिंग एरोस को तैयार कर दें और उनसे ये भी कह देना कि जब फादर और फ्यूली उनकी नजर से बाहर हो जाएं एंड उसके बाद जब भी वो कोई भी आवाज सुने तो वो फ्लेमिंग एरोस को उस डायरेक्शन में शूट कर दें जहां से उन्हें आवाज आई। सो मार्क पूछता है कि क्या तुम इस बारे में श्योर हो, क्योंकि एरोस हिज लॉर्डशिप को भी लग सकते हैं। तो पेस्ट्री बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरे पिता को ये मामूली से एरोस नुकसान पहुंचा पाएंगे?
मार्क बोलता है कि तुमने बिल्कुल सच कहा, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ ऐसा दिखाया है जो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया कि जब एक बार कैसरोल पर एक बड़ा पत्थर गिरने वाला था तो उन्होंने उसे बड़े ही आराम से डॉच कर दिया था। उसके बाद मार्क और लूमी बोलते हैं कि वो ना बहुत ज्यादा अमेजिंग है। एंड पेस्ट्री तभी बोलता है कि भले से ही फादर और फ्यूली को इस एरिया की बड़ी अच्छी जानकारी हो, लेकिन बैंडिट्स के हमले की वजह से उनके डायरेक्शन के जो सेंसेस होते हैं वो भी बिगड़ सकते हैं। इसी वजह से जो फ्लेमिंग एरोज होंगे वो उन्हें घर की दिशा दिखाने में मदद करेंगे। सो मार्क पूछता है कि आखिर वो अपने मैजिक के जरिए टेलीपोर्ट क्यों नहीं कर पाते। सो पेस्ट्री बताता है कि उनके टेलीपोर्टेशन स्पेल की एक वेट लिमिट होती है, वो खुद को, फ्यूली को और घोड़ों को एक ही बार में टेलीपोर्ट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद पेस्ट्री बोलता है चलो अब हम अपना काम करते हैं। उसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तभी अचानक पेस्ट्री को किसी की आवाज आती है और जब वो दूसरी तरफ देखता है तो उसकी बहन से दो छोटी बच्चियां चिपकी हुई थी, क्योंकि उन्हें काफी डर लग रहा था। सो जोसेफिन उन्हें समझाते हुए बोलती है कि सब कुछ ठीक होगा, तुम दोनों डरो मत। तभी एग्नेस भी आकर बोलती है कि हाँ उसने बिल्कुल सही कहा, जोसी जाओ इन दोनों को अंदर ले जाओ। और तभी एग्नेस पेस्ट्री के पास आकर उससे बोलती है अपना ख्याल रखना। एंड उसके बाद उसकी माँ भी वहाँ से जाने लगती है। उस टाइम पर पेस्ट्री सोचता है कि मुझे लगता था कि मैं इस दुनिया में हमेशा सिर्फ स्वीट्स के बारे में ही सोचता रहूंगा, लेकिन इस दुनिया में मुझे अपना सपना पूरा करने के लिए अपने गांव को बचाना होगा। एंड उसके बाद मैं अपना सपना पूरा करूंगा, इन सभी लोगों की हिफाजत करने का, इन सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने का। ये है मेरा सपना। उसके बाद पेस्ट्री बोलता है कि फादर चाहते हैं कि आज के आज बैटल खत्म हो जाए, चाहे उन्हें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और वहीं दूसरी तरफ कैसरोल सोचता है कि तुम वहाँ पर सब कुछ संभाले रखना पेस्ट्री। उसके बाद जो पेस्ट्री होता है वो सभी लोगों से बोलता है बैंडिट्स का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ, सभी लड़कों को यहाँ पर इकट्ठा करो। वहीं दूसरी तरफ हम जंगल में फ्यूली और कैसरोल को देखते हैं जो अंदर की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन तभी फ्यूली कैसरोल को रोकता है और अपनी दिव्य नजरों से देखता है बहुत आगे बहुत आगे बहुत आगे कि वहाँ पर बैंडिट्स बैठे हुए हैं। और वो कैसरोल से बोलता है कि हमारे लिए एक बुरी खबर है, जो बैंडिट्स हैं वो पुराने घुड़सवारों की सेना है, उनके पास 5 हट्टे कट्टे घोड़े हैं। सो कैसरोल पूछता है कि आखिर वहाँ पर कितने बैंडिट्स हैं। फ्यूली बताता है 70। ये सुनकर कैसरोल बोलता है कि शायद से भूख ने इन सबको बैंडिट्स बनाया होगा। और फ्यूली को वहाँ पर कुछ बंदी बनाए हुए विलेजर्स भी दिखते हैं और वो उनका इस्तेमाल स्लेव्स की तरह कर रहे हैं। सो ये सुनकर कैसरोल बोलता है कि मैं हमारी फैमिलीज के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। और उसके बाद अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए वो दोनों जाने लगते हैं बैंडिट्स की ओर। वहीं दूसरी तरफ जो 2 बैंडिट्स होते हैं वो अपने चीफ के पास आकर बोलते हैं विलेजेस के आसपास तो कोई दिख नहीं रहा है चीफ। ये सुनकर उनका चीफ बोलता है कि शायद से उन्होंने हर एक विलेज की फोर्स को एक ही जगह पर इकट्ठा कर लिया है और सूरज भी ढल चुका है, चलो चलते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर कैसरोल और फ्यूली आ जाते हैं। उनको देखकर सारे के सारे बैंडिट्स और उनका चीफ हैरान हो जाते हैं और आते ही वो दोनों बैंडिट्स पर अटैक करने लगते हैं। उनको देखकर बैंडिट्स का चीफ बोलता है कि ये तो मॉर्टेंट के सोल्जर्स हैं। एंड वो ये देखकर काफी हैरान था कि वो दोनों उनके काफी सारे बैंडिट्स को मार रहे हैं। अब ये सब देखकर चीफ सोचता है कि ये लोग यहाँ पर मारने के इरादे से आए हैं और उनकी लड़ने की स्किल्स भी काफी अच्छी हैं, ये जरूर से ट्रेंड सोल्जर्स हैं। और तभी चीफ चिल्लाकर बोलता है कि सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो तभी 2 बैंडिट्स आकर कैसरोल और फ्यूली को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों नाकामयाब होते हैं। सो उनका चीफ समझाता है कि घोड़ों के रास्ते में मत आओ वरना वो तुम्हें कुचल देंगे। अब ये सुनकर फ्यूली बोलता है कि इनका चीफ काफी स्मार्ट लगता है। और तभी कैसरोल फ्यूली को एक इशारा करता है। सो फ्यूली बोलने लगता है कि बॉस यहाँ पर तो बहुत सारे बैंडिट्स हैं, हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। सो कैसरोल बोलता है हमें वापस चलना चाहिए और अपनी डिफेंस को बढ़ाना चाहिए। उन्हें भागता हुआ देख उनका चीफ बोलता है कि उन्हें भागने मत देना यहाँ से। एंड उसके बाद काफी सारे बैंडिट्स उन दोनों का पीछा करने लगते हैं, शायद से सारे बैंडिट्स पीछा करने लगते हैं। और वहीं पर कैसरोल और फ्यूली दोनों अपने विलेज की ओर जा रहे थे और तभी हमें गांव का सीन दिखाया जाता है और वहां पर जो ग्लेसियस था वो सुनने की कोशिश कर रहा था और तभी उसे आवाज आती है। सो वो अपने बगल वाले आदमी से एक तीर मांगता है और वहीं दूसरी तरफ कैसरोल और फ्यूली उन बैंडिट्स से बचकर भाग रहे हैं और दूसरी तरफ ग्लेसियस अपने एरो को जलाकर उसे आसमान की ओर छोड़ देता है। और इस सिग्नल को देखकर क्वेंट्रियो अपने साथियों को बताता है कि बैंडिट्स आ रहे हैं और उस एरो को देखकर फ्यूली बोलता है कि ये हमारे विलेज से आया है। और तभी कैसरोल बोलता है कि ये जरूर से पेस्ट्री का काम होगा, उसने ये हमें गाइड करने के लिए किया होगा। लेकिन इस एरो से बैंडिट्स को भी पता चल जाएगा कि विलेज कहाँ पर है और इसके लिए शायद से पेस्ट्री ने वहाँ पर कोई ना कोई जाल जरूर बिछा रखा होगा। उसके बाद जो फ्यूली होता है वो बोलता है कि अगर हम ईस्ट साइड गए तो वहाँ पर वो लोग फसलों को बर्बाद कर देंगे, इसीलिए हमें वेस्ट की ओर जाना चाहिए। सो कैसरोल बोलता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन हमें पेस्ट्री पर भरोसा करना होगा। और वहीं दूसरी तरफ हम पेस्ट्री को देखते हैं जहाँ पर एक आदमी उसके पास आकर उसे बताता है कि हिज लॉर्डशिप एंड सर फ्यूली का पीछा बैंडिट्स कर रहे हैं। पेस्ट्री पूछता है कि क्या उन्होंने फायर एरोस फेंके। सो वो आदमी बताता है हाँ, और उसके बाद वो बताता है कि वो लोग वेस्ट साइड की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद पेस्ट्री अपने साथियों से बोलता है कि लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि
कैसरोल एंड फ्यूली के पीछे बैंडिट्स आ रहे हैं और दूसरी तरफ पेस्ट्री अपने मौके का इंतजार कर रहा था। उसके बाद वो बोलता है कि फायर, एंड बहुत सारे आग के पत्थर उन बैंडिट्स पर गिरने लगते हैं जिससे उन्हें काफी नुकसान होता है और ये देखकर बैंडिट्स का चीफ बोलता है कि ये एक जाल था। उसके बाद फिर से पेस्ट्री अपने हाथ से इशारा करता है और फिर से आग के पत्थरों की बारिश होने लगती है जिनसे तुम देख ही सकते हो कि बैंडिट्स को काफी नुकसान हो रहा है और उन पत्थरों को बच्चे फेंक रहे हैं। और वहाँ पर पेस्ट्री हमें अपने प्लान के बारे में बताता है कि एक बार जब फादर और फ्यूली बैंडिट्स से बचकर गांव की ओर आएंगे तो वो लोग फसल को बचाने के लिए वेस्टर्न रूट लेंगे और बैंडिट्स भी सीधी लाइन में उनका पीछा करेंगे और ये होगा उनकी लाइन का वीक पॉइंट। हम उन पर यहाँ पर हमला करेंगे। सो एक आदमी पूछता है कि क्या बच्चे ये सब कर पाएंगे। सो मार्क बोलता है कि हम बच्चों को गुलेल चलाना ज्यादा अच्छे तरीके से आता है। लूमी बोलती है कि हम तो हर दिन उनसे खेलते हैं। ये सुनकर दूसरे बच्चे भी काफी एक्साइटेड हो जाते हैं एंड तभी पेस्ट्री बताता है कि हमें बस उनकी लाइन में एक भगदड़ मचानी है। इससे वो लोग कुछ टाइम के लिए बौखला जाएंगे और इतने ही टाइम में फादर एंड फ्यूली अच्छे से अपना काम कर लेंगे। उसके बाद पेस्ट्री बोलता है कि अगर बच्चे हमारे साथ मिलकर लड़ेंगे तो जितनी हमारे पास डिसएडवांटेज है वो हम खत्म कर सकते हैं। उसके बाद वो बोलता है कि जैसे ही हमारा दुश्मन कैनल पास करेगा बच्चे उन पर पत्थर फेंकना स्टार्ट कर देंगे। ये बात सुनकर एक आदमी बोलता है कि ठीक है, वैसे भी हमारे लॉर्ड ने हमसे कहा है कि हम एक साथ मिलकर इस गाँव की हिफाजत करें। उसके बाद बाकी सब लोग भी राजी हो जाते हैं एंड तभी लूमी बोलती है कि हम ना इस तरीके से उन पर पत्थर फेंकेंगे। सो पेस्ट्री बोलता है कि लूमी तुम एक लड़की हो इसीलिए मैं चाहूंगा कि तुम ना एक जगह पर बैठ जाओ। सो लूमी बोलती है कि आखिर तुम ये कैसे कह सकते हो, अगले लॉर्ड का पर्सनल रिटेनर कोई लड़की भी तो हो सकती है। लेकिन तभी एक बच्चा बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा। तो पेस्ट्री उसके पास आकर उससे बोलता है मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये कर सकते हो, तुम्हें बस वैसा ही करना है जैसे तुम हमेशा खेलते वक्त करते हो। एंड अब हम देखते हैं पेस्ट्री सोच रहा होता है कि मैं बच्चों को हर्ट नहीं होने दे सकता एंड वो फायर का फिर से ऑर्डर देता है एंड इनके फायर स्टोन से बैंडिट्स को काफी नुकसान हो रहा है और पेस्ट्री भी ये देखकर खुश है कि उनका प्लान काम कर रहा है। दूसरी तरफ अब फ्यूली और कैसरोल भी उन बैंडिट्स पर हमला कर देते हैं। तभी उन बैंडिट्स का जो चीफ होता है वो गाँव के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। सो ये लोग अपने फायर स्टोन से उस पर अटैक करते हैं लेकिन वो उनके सारे अटैक्स को डॉज कर देता है एंड अगले ही पल में वो चीफ अपने घोड़े से उनकी ओर एक छलांग लगा देता है एंड वो पूरी नदी को एक ही बार में पार भी कर लेता है और अब वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। वहीं बाकी के बैंडिट्स भी अब अपने चीफ के पीछे आ रहे हैं एंड जो चीफ होता है वो उनकी दीवार के पास आ जाता है। तभी एक किसान उस चीफ को नीचे गिराने की कोशिश करता है लेकिन वो चीफ उस किसान को ही नीचे गिरा देता है एंड उसके बाद वो चीफ आ जाता है गाँव के अंदर। वहाँ पर वो अपनी तलवार निकाल कर किसानों पर हमला कर देता है और वो बोलता है कि जो कोई भी मरना चाहता है आ जाए। तभी उसका सामना करने के लिए ग्लेसियर आ जाता है। तो तभी ये चीफ मुस्कुराकर बोलता है कि तुम्हारा ओपोनेंट मैं नहीं हूँ, ये हैं। एंड हम देखते हैं कि बाकी के बैंडिट्स भी गांव के अंदर आ रहे हैं और अब ग्लेरियस उन बैंडिट्स का सामना करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कॉन्ट्रियो भी उन बैंडिट्स का सामना कर रहा था और वहीं फ्यूली कैसरोल को बताता है कि बैंडिट्स बच्चों के पीछे जा रहे हैं लेकिन बच्चे भी बैंडिट्स को हराने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। लेकिन तभी उनका चीफ ये देख लेता है और वो बोलता है कि इन्होंने बहुत परेशान कर लिया और वो उन बच्चों के पीछे चला जाता है। वो उन बच्चों पर हमला करने ही वाला था लेकिन तभी पेस्ट्री आ जाता है और वो उसके अटैक को अपने ऊपर ले लेता है और उनसे बोलता है कि अगर तुम हिले भी तो मैं इसकी गर्दन काट दूंगा। अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये करें क्या। पेस्ट्री भी काफी परेशान है लेकिन तभी उसकी नजर एक बैंडिट पर पड़ती है एंड उसे देखकर पेस्ट्री सोचता है कि मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। और वहीं जो उनका चीफ होता है वो बोलता है कि सभी को पकड़ लो लेकिन तभी पेस्ट्री वहाँ पर अपनी मैजिक स्कल का इस्तेमाल करता है, रेप्लिकेट। एंड हम देखते हैं कि अब बाकी बैंडिट्स की हालत भी उसी बैंडिट जैसी हो जाती है। अब चीफ को यहाँ कुछ समझ में नहीं आता और वो कुछ और सोचता तभी वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी चमकती है और चीफ की आंखों में भी काफी दर्द होने लगता है। हम देखते हैं चीफ का चेहरा जलने लगता है। चीफ पेस्ट्री से पूछता है कि आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया। पेस्ट्री बताता है कि ज्यादा कुछ नहीं, मैंने बस तुम्हारे साथी के बाउंस को तुम्हें महसूस करवाया है, यह है मेरी स्किल रेप्लिकेट। चीफ बोलता है रेप्लिकेट। अब वो कुछ और बोलता तभी मार्क उसमें एक पत्थर मार देता है एंड वो बेहोश हो जाता है और वहाँ पर पेस्ट्री बोलता है कि मैं तो बस एक मामूली सा पैटिशियर हूँ। एंड गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो गांव वालों और डाकुओं के बीच लड़ाई हुई थी वो खत्म हो चुकी है जिसमें गांव वाले जीत चुके हैं। उसके बाद हमें पेस्ट्री का घर दिखाया जाता है जहां पर एक सोल्जर पेस्ट्री की मां को बताता है कि उनके पति तो बिल्कुल ठीक हैं लेकिन उनके बेटे को थोड़ी चोट आ गई है और ये सुनकर एग्नेस काफी परेशान हो जाती है। सो तभी वो सोल्जर बताता है कि उनकी चोट बस मामूली है, इसी वजह से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर एग्नेस को थोड़ी राहत होती है। एंड उसके बाद हम पेस्ट्री को देखते हैं जो कि बाकी गांव वालों से बोल रहा होता है कि आप अपने गांव में भी इन सप्लाईज को लेकर चले जाइए।
एंड उसके बाद हम देखते हैं कि सभी डाकुओं को बंदी बना लिया गया है। एंड तभी फ्यूली पूछता है कि क्या हम इन बैंडिट्स को काउंटी ऑफ रिटेस भेज रहे हैं। सो कैसरोल से बताता है कि अगर हम इन बैंडिट्स को काउंटी भेज देंगे तो वहाँ पर वो सभी को ये बता देंगे कि इन बैंडिट्स को उन्होंने पकड़ा है और उनका जो गौरव है वो बरकरार रहेगा। सो फ्यूली पूछता है कि इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। सो कैसरोल बोलता है कि जितना भी हमें नुकसान हुआ है हम उसकी भरपाई की मांग करेंगे। उसके बाद कैसरोल ग्लेसियस को बुलाकर उसकी बहादुरी के लिए उसे एक भाला और एक सिल्वर कॉइन देता है। उसके बाद कैसरोल मार्क और लूमी को बुलाकर उनसे बोलता है कि तुम दोनों ने पेस्ट्री के असिस्टेंट के रूप में बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए तुम दोनों को रिवॉर्ड के रूप में एक तलवार और एक थैला बार्ले मिलेगा। और ये सुनकर ये दोनों काफी खुश हो जाते हैं। उसके बाद लूमी और मार्क अपने उस थैले को लेकर जा रहे थे, लेकिन वो बहुत भारी था। सो तभी उनकी मदद के लिए वहाँ पर पेस्ट्री आ जाता है एंड उनसे बोलता है कि तुम दोनों ने आज बहुत ही अच्छा काम किया। सो तभी लूमी बोलती है कि मैंने इस मार्क से ज्यादा पत्थर फेंके थे। सो मार्क बोलता है कि क्या बोल रहे हो, मैंने ज्यादा पत्थर फेंके थे। और वहीं पेस्ट्री काफी खुश था क्योंकि इस लड़ाई में किसी की भी जान नहीं गई। उसके बाद वो तीनों उस थैले को लेकर चले जाते हैं। उसके बाद मार्क अपने घर आकर अपनी माँ को बताता है कि हिज लॉर्डशिप ने उनकी बहादुरी के लिए उन्हें ये इनाम दिया है। और वहीं मार्क की माँ बहुत खुश थी क्योंकि उनका बेटा बिल्कुल सही सलामत है। और तभी उसकी माँ पेस्ट्री से पूछती है कि कहीं उनके बेवकूफ बेटे ने उसके लिए परेशानी बढ़ाई तो नहीं। सो पेस्ट्री बताता है कि मार्क और लूमी ने मेरी बहुत मदद की है। उसके बाद वो सभी लूमी के घर जाते हैं, जहाँ पर लूमी के दद्दू अपनी पोती की बहादुरी देखकर फूले नहीं समा रहे थे। तभी वहाँ पर कुछ और लोग आते हैं जो उनकी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। तभी एक बंदा लूमी से पूछता है कि क्या उसके फादर अभी तक वापस नहीं आए। सो लूमी बताती है कि उन्हें मार्क के पापा के साथ कुछ काम है। लेकिन तभी एक बंदा नोटिस करता है कि यहाँ पर तो पेस्ट्री है एंड वो पेस्ट्री से बोलते हैं कि वो भी उनके साथ यहाँ पर सेलिब्रेट करे। सो पेस्ट्री खुशी खुशी तैयार हो जाता है एंड क्योंकि वो सेलिब्रेट करने के लिए अपने साथ काफी सारी वाइन भी लेकर आए थे, सो मार्क पूछता है कि क्या मैं भी शराब पी पाऊंगा। सो तभी वो बंदा बोलता है कि तुम तो अभी एक बच्चे हो, इसी वजह से तुम्हें सिर्फ दूध ही मिलेगा पीने को। उसके बाद उनका सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर जो लोग थे वो सभी बच्चों की काफी तारीफ कर रहे थे क्योंकि बच्चों ने बैंडिट्स को हराने में उनकी काफी मदद की है। और वहाँ पर जो पेस्ट्री था वो सोचता है कि आखिरकार मैं स्वीट्स बनाने पर फोकस कर पाऊंगा एंड वो वहाँ पर काफी खुश था एंड वो ये सारी चीजें सोच रहा था। और दूसरी तरफ जो मार्क और लूमी थे वो चुपके से बाहर चले जाते हैं। और बाहर आने के बाद मार्क बोलता है कि सभी लोग बस हम पर चिल्लाते रहते थे, लेकिन अब काफी अच्छा लग रहा है जो उन्होंने हमारी तारीफ की है। तभी मार्क लूमी से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि उन्होंने बैंडिट्स के साथ क्या किया होगा। सो लूमी बताती है कि उन्होंने उन बैंडिट्स को मेन विलेज के झोपड़े में बंद कर दिया होगा। तो ये सुनकर मार्क बोलता है कि क्यों ना हम उन कैदियों पर नजर रखने के लिए चलें, क्योंकि हम दोनों ही बड़े होकर रिटेनर्स बनने वाले हैं। सो ये सुनकर लूमी भी रेडी हो जाती है एंड जब वो दोनों वहाँ पर जाते हैं तो दो गार्ड्स उनसे बोलते हैं कि बच्चों का यहाँ पर आना मना है एंड वो उन दोनों से घर जाने को बोलते हैं। एंड अब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी मार्क लूमी का हाथ पकड़कर उसे कहीं ले जाता है। सो लूमी पूछती है कि ये क्या कर रहे हो। सो मार्क बोलता है कि बस देखती चलो। उसके बाद मार्क कुछ पत्थर उठाकर झोपड़े के दूसरी साइड फेंकता है, जो आवाज सुनकर गार्ड्स झोपड़े के दूसरी साइड देखने को जाते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर मार्क और लूमी झोपड़े के अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही वो दोनों देखते हैं कि उनके सामने उन बैंडिट्स का लीडर है। और तभी वो बैंडिट मार्क से बोलता है कि आखिर तुम्हें ये तलवार कहाँ से मिली। हाँ एंड उसके बाद वो बैंडिट बोलता है कि देखो, मुझे पता है कि मैं कुछ टाइम में मरने वाला हूँ, लेकिन मेरे मरने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी तलवार से तुम्हें कुछ पैतरे सिखा दूँ, और यहाँ तक कि मैं तुम्हें मैजिक भी सिखा सकता हूँ। उसकी बात सुनकर मार्क सोचता है कि मैजिक का यूज जैसे पेस्ट्री करता है। तभी लूमी बोलती है कि मार्क उसकी बातों में मत आओ, लेकिन जो मार्क होता है वो अपनी तलवार को निकाल लेता है। उसके बाद वो बैंडिट मार्क से बोलता है कि जो मैजिक वर्ड्स होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसीलिए मेरे पास आओ ताकि तुम्हारी उस दोस्त को उन मैजिक वर्ड से कोई खतरा ना हो। एंड तभी वो बैंडिट अपनी रस्सियों को खोल लेता है। उसके बाद मार्क जब उस बैंडिट के पास आता है तो वो बैंडिट मार्क में एक लात मार देता है, जिसकी वजह से मार्क की तलवार उसके हाथ से छूट जाती है। उसके बाद वो बैंडिट अपनी तलवार को उठा लेता है एंड अगले ही पल में लूमी पर अटैक कर देता है। एंड उसके अटैक से लूमी को काफी चोट आ गई थी। तभी वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है। तो तभी ये बैंडिट मार्क को पकड़कर बोलता है कि यहाँ से दूर हो जाओ, वरना मैं इस बच्चे को मार दूंगा। तभी एक बंदा आकर इन सेलिब्रेट कर रहे लोगों को बताता है कि एक बैंडिट ने लूमी पर अटैक कर दिया है। ये बात सुनकर पेस्ट्री भी काफी घबरा जाता है। उसके बाद हम उस बैंडिट को देखते हैं जो मार्क के ऊपर अपनी तलवार लगा वहां से बच निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी उस बैंडिट के साथ ही बोलते हैं कि कैप्टन प्लीज हमें भी बचा लीजिए। तो ये आदमी बोलता है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो खुद बचो। और अगले ही पल वो बैंडिट एक घोड़े पर बैठकर वहां से भाग जाता है और वो अभी भी मार्क को बंदी बनाए हुए हैं। अभी वहां पर पेस्ट्री आता है जो लूमी की हालत देखकर बोलता है कि इसे जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट के लिए ले जाओ।
क्योंकि जो लूमी की हालत थी वो और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। उसके बाद पेस्ट्री बाहर आकर पूछता है कि आखिर वो बैंडेड कहाँ है। तो एक सोल्जर बताता है कि वो एक घोड़े के ऊपर बैठकर यहाँ से भाग गया है। पेस्ट्री पूछता है कि किस तरफ, तो वो बताता है कि ईस्ट की तरफ। उसके बाद पेस्ट्री उस बैंडेड को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है और वहाँ पर वो सोच रहा था कि जब वो बैंडेड मुझे मिलेगा तो मैं उस पर अपनी टेक्निक रेप्लिकेशन का इस्तेमाल करूंगा, भले ही इसके लिए मुझे खुद भी घायल क्यों ना होना पड़े, तभी जाकर मैं अपने ऊपर हुए हमले को उस पर रेप्लिकेट कर पाऊंगा। लेकिन तभी वो सोचता है कि एक मिनट, मैं हर एक इस चीज को रेप्लिकेट कर सकता हूँ जो भी मैं देखता हूँ। और दूसरी ओर जब कैसरोल को पता चलता है कि पेस्ट्री उस बैंडेड को पकड़ने के लिए अकेला गया है तो वो बोलता है कि आखिर तुमने उसे रोका क्यों नहीं। उसके बाद कैसरोल बोलता है कि वो जरूर से भागकर अपने दूसरे साथियों के पास जाएगा एंड उसके बाद शायद से वो अपने पुराने साथियों को छुड़ाने के लिए यहाँ पर वापस आ सकता है। अब ये बात सुनकर फ्यूली बोलता है तो आपको यहीं पर रुकना चाहिए और उसके लिए तैयार रहना चाहिए। उसके बाद फ्यूली बोलता है कि अगर गांव में किसी को भी पता चल गया कि बैंडेड यहाँ से बचकर भाग गया है तो उनका भरोसा हम पर से उठ सकता है, इसी वजह से आपको उनको समझाना चाहिए। एंड उसके बाद हम जंगल में उसी बैंडेड को देखते हैं जो वहाँ से बच निकल कर भाग रहा था, लेकिन तभी अचानक उसके घोड़े का पैर एक जाल में फंस जाता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। एंड दोस्तों मैं तुम्हें बता दूं कि इस जंगल में ऐसे ही कई सारे जाल लगे हुए हैं जो पेस्ट्री के गाँव वालों ने लगाए हैं। एंड तभी मार्क वहाँ पर नोटिस करता है कि पेस्ट्री वहाँ पर आ चुका है। पेस्ट्री को देखकर वो बैंडेड उससे पूछता है कि क्या ये जाल भी तुम्ही ने लगाया है। एंड उसके बाद पेस्ट्री उस बैंडेड के सामने अपनी तलवार निकाल लेता है। वो बैंडेड ये देखकर बोलता है कि तुम सच में मुझसे लड़ना चाहते हो। दूसरी ओर पेस्ट्री अपने पापा की सिखाई हुई बातें याद कर रहा था कि उसे तलवार चलाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद पेस्ट्री उस बैंडेड पर अटैक कर देता है एंड उसके बाद उन दोनों की काफी ज्यादा घमासान लड़ाई होने लगती है। और वहाँ पर वो बैंडेड सोच रहा था कि इसे क्या लगता है कि ये अपनी स्किल रेप्लिकेट का मुझ पर इस्तेमाल कर लेगा, मैं इसे एक ही हमले में खत्म कर दूंगा। एंड वहाँ पर जो बैंडेड था वो पेस्ट्री पर काफी भारी पड़ रहा था। ये देखकर मार्क बोलता है कि पेस्ट्री यहाँ से भाग जाओ, मेरी जान तुमसे ज्यादा कीमती नहीं है। सो तभी पेस्ट्री बोलता है कि मार्क तुम मेरे साथी हो और मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं भागूंगा। लेकिन तभी वो बैंडेड पेस्ट्री पर हमला करते हुए बोलता है कि तुम्हारी दोस्ती देखकर तो मेरी आंखों में आंसू ही आ गए। एंड जब पेस्ट्री उसके हमले को अपनी तलवार से रोकता है तो उसकी तलवार टूट जाती है एंड उसके बाद वो बैंडेड पेस्ट्री पर अटैक कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ फ्यूरी अपनी दिव्य दृष्टि से भी पेस्ट्री को नहीं ढूंढ पा रहा था। तभी पेस्ट्री का साथी बोलता है कि वो हॉर्स इस डायरेक्शन से वापस आया है। एंड तभी फ्यूरी की नजर पेस्ट्री की टूटी हुई तलवार पर पड़ती है और टूटी हुई तलवार को देखकर फ्यूरी काफी घबरा जाता है। एंड उसके बाद शाम हो जाती है एंड जो फ्यूरी था वो पेस्ट्री के घर जाते हुए सोच रहा था कि आखिर मैं उन्हें ये सब कैसे बताऊंगा। जब फ्यूरी अंदर आता है तो वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि जो पेस्ट्री है वो अपनी माँ की गोद में बिल्कुल सही सलामत बैठा हुआ है। उसके बाद कैसरोल फ्यूरी को बताता है कि ये मार्क को लेकर कुछ देर पहले ही लौटा है और जब से पेस्ट्री आया एग्नेस तब से उसे अपनी बाहों में इसी तरीके से पकड़े हुए हैं और वो ऐसे ही सो भी गई। तो फ्यूली बोलता है कि हमने इसे उस डायरेक्शन में फॉलो किया जिसमें ये गया था, लेकिन ये तो हमें मिला ही नहीं रास्ते में। कैसरोल बोलता है कि पेस्ट्री तुम ही इसे समझा दो। सो पेस्ट्री बोलता है कि आपको समझाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में घुसना पड़ेगा और शायद से आपको समझाते समझाते 1-2 दिन गुजर जाएंगे। सो तभी कैसरोल पेस्ट्री पर चिल्लाता है। तो अब पेस्ट्री बताता है कि मैंने अपने फादर के मैजिक को रेप्लिकेट करके उसे अपने ऊपर इस्तेमाल किया था। सो आगे पेस्ट्री बताता है कि मैं अपने मैजिक का इस्तेमाल हर एक उस चीज में कर सकता हूँ जो भी मैं देखता हूँ, मैं उसे कॉपी कर सकता हूँ। एंड उस टाइम पर भी जब उस बैंडेड ने मुझ पर हमला किया तो मैं टेलीपोर्टेशन के जरिए वहाँ से यहाँ आ गया। एंड उसके बाद पेस्ट्री के पापा उसे एक वार्निंग देते हुए बोलते हैं कि तुम ये बात कभी किसी को भी नहीं बताओगे कि तुम दूसरों के मैजिक स्पेल्स को यूज कर सकते हो और बैटलफील्ड में मैजिक का इस्तेमाल करना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। इन सारी बातों से बेचारा पेस्ट्री काफी डर जाता है। एंड रात में कैसरोल फ्यूली से बोलता है कि अगर किसी को पेस्ट्री के मैजिक के बारे में पता चल गया तो वो उसे पकड़ने के लिए आ सकते हैं ताकि वो उसका इस्तेमाल एक ह्यूमन वेपन के रूप में कर सकें। ये सुनकर फ्यूली बोलता है कि कहीं वो बैंडेड ये बात किसी को ना बता दे। सो कैसरोल बोलता है कि बस हम इसकी दुआ कर सकते हैं कि वो बैंडेड ये बात किसी को बताने से पहले ही मर जाए। एंड उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम मार्क को अकेले बैठे देखते हैं। तभी पेस्ट्री उसके पास आके बोलता है कि मैं लूमी को देखने के लिए जाने वाला हूँ, क्या तुम भी चलोगे? तो मार्क बोलता है कि अगर उस टाइम पर मैंने लूमी की बात मानी होती तो उसे वो चोट न लगती, ये मेरी गलती थी। सो पेस्ट्री बोलता है कि यहाँ पर अकेले बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद हमें लूमी का घर दिखाया जाता है और वहाँ पर पेस्ट्री मार्क को लेकर आ गया था लूमी से मिलने के लिए। भी पेस्ट्री पूछता है कि तुम्हारी चोट कैसी है? सो लूमी बताती है कि मैं अब पहले से काफी ठीक हूँ, लेकिन मेरे पापा अभी भी मुझे बाहर खेलने को नहीं जाने देते। उसके बाद पेस्ट्री लूमी की किचन में चला जाता है उसके लिए कुछ बनाने। तभी लूमी मार्क से पूछती है कि आखिर वो इतना चुप क्यों है। उसके बाद किचन में हम पेस्ट्री को देखते हैं जो सोच रहा था कि मैं इस वक्त ना फाइटिंग करना चाहता हूँ और ना ही मुझे बैंडिट्स के साथ कोई डील करना है, मैं तो बस सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट लाना चाहता हूँ। उसके बाद पेस्ट्री उन एप्पल से कुछ बनाने लगता है और वहीं दूसरी ओर मार्क अब लूमी से माफी मांगता है। लूमी पूछती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ।
सो मार्क बोलता है कि मेरी गलती की वजह से तुम्हें चोट लगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। सो लूमी बोलती है कि अरे मुझे इंजर्ड तो उस बैंडेड ने किया था। तो मार्क बोलता है और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मैं एक बेवकूफ हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। सो लूमी चिल्लाकर बोलती है कि मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। एंड तभी अचानक उन दोनों को कुछ खुशबू आती है और तभी वहाँ पर पेस्ट्री आता है उनके लिए कुछ लेकर। सो वो उन्हें बताता है कि ये है बोंका पाई। सो पेस्ट्री बताता है कि मैंने ये तुम दोनों के लिए बनाया है, प्लीज इसे ट्राई करो। उसके बाद वो दोनों उस बोंका पाई को खाने लगते हैं और ये उन दोनों को काफी पसंद आता है। अब तभी पेस्ट्री बोलता है कि तुम इसे भी ट्राई करो, इन बोंकास में शहद मिला हुआ है। सो जब वो दोनों उसको टेस्ट करते हैं तो वो उन्हें काफी खट्टा लगता है। एंड तभी वो दोनों पूछते हैं कि क्या ये दोनों डिशेस सेम फ्रूट से बनी हैं? बताता है कि हर एक बोंकास का टेस्ट अलग होता है, कुछ काफी मीठे होते हैं और कुछ खट्टे होते हैं और यही अलग अलग टेस्ट इन बोंकास को इतना ज्यादा अच्छा बनाते हैं और मुझे लगता है इंसानों के साथ भी ऐसा ही होता है। उसके बाद पेस्ट्री मार्क से बोलता है कि तुम में कुछ ऐसी खूबियां हैं जो तुम्हें काफी यूनिक बनाती हैं एंड जो लोग होते हैं वो अपनी गलतियों से ही तो सीखते हैं एंड इसी वजह से मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरे बहुत ही अच्छे रिटेनर बनोगे। उसकी बात सुनकर अब मार्क भी काफी खुश हो जाता है, पर तभी वहाँ पर लूमी के डैड आते हैं बहुत ज्यादा गुस्से में और वो मार्क से बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी प्यारी बेटी को चोट आई। अब मार्क बेचारा काफी घबरा जाता है, लेकिन तभी ग्लेसेज बोलता है कि पता है मार्क, मुझे लगता है कि तुम इसकी भरपाई कर सकते हो उससे शादी करके। मार्क को तो कुछ समझ में ही नहीं आता एंड उसके बाद ग्लेसेज बोलता है कि मेरी ये प्यारी बेटी अपने लिए तो एक लड़का ढूंढ ही नहीं पाएगी कभी, सो तुम ही इससे शादी कर लेना। मार्क उन्हें मना करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लूमी बोलती है कि मेरी तरफ से तो ओके है। अब मार्क के अंदर से किसी कुकर की तरह हवा निकलने लगती है एंड अब उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। उसके बाद लूमी उस बोंका पाई को अपने डैड को देते हुए बोलती है कि ये पेस्ट्री ने बनाया है, आप भी टेस्ट कीजिए। सो तभी मार्क बोलता है कि एक मिनट, मुझे तो मिला ही नहीं। सो तभी लूमी बोलती है कि एक हस्बैंड के पास जितनी भी चीजें होती हैं वो उसकी बीवी की ही होती हैं, इसका मतलब मैं इन सारे बोंका पाई को खा सकती हूँ। ये सुनकर ग्लेसेस बोलता है कि मेरी बेटी ना बहुत होशियार है और ये सब देखकर पेस्ट्री सोचता है कि सच में स्वीट्स सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाती है, लेकिन ये तो मेरे सफर की अभी बस शुरुआत है, मैं इस जगह को स्वीट्स की दुनिया बना कर रहूंगा। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम कैसरोल, फ्यूली और पेस्ट्री को एक साथ देखते हैं एंड वहाँ पर वो लोग पैसों की प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले थे और पैसों की कमी इसीलिए है क्योंकि बैंडिट्स ने उनके गांव पर जो हमला किया था उसकी वजह से उनका काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और नुकसान की भरपाई में काफी ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं और उन्हें फूड शॉर्टेज की भी दिक्कत है क्योंकि आने वाली सर्दियों से पहले उन्हें अपने लिए फूड भी सिक्योर करना है। और इन्हीं सारी दिक्कतों के चलते उनके पास जितने भी पैसे थे वो काफी जल्दी खत्म हो रहे हैं। अब यहाँ कैबिन में फ्यूरी बोलता है कि हमें उस बैंडेड लीडर को भागने नहीं देना चाहिए था, उसके बदले हमें 200 गोल्ड कॉइन्स मिल सकते थे। और फ्यूरी आगे बोलता है कि हम इस वक्त किसी दूसरे गांव से पैसे भी उधार नहीं ले सकते क्योंकि पिछले साल जो तूफान आया था उसने काफी ज्यादा तबाही मचाई थी और यहाँ तक कि कुछ गांव तो हमसे लोन मांग रहे हैं। सो तभी कैसरोल सजेस्ट करता है कि वो कोर्ट नोबल से लोन क्यों नहीं ले लेते। सो इस पर फ्यूरी बोलता है कि वो लोन के बदले हम पर काफी ज्यादा ब्याज लगाएंगे जो चुकाना हमारे लिए काफी मुश्किल रहेगा। सो तभी पेस्ट्री बोलता है कि मॉम डैड, आप दोनों अपने पेरेंट्स से हेल्प क्यों नहीं मांग लेते। सो इस पर कैसरोल बताता है कि उसने और एग्नेस ने अपने अपने माता पिता से बात करना बंद कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने तो अब तक अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का चेहरा भी नहीं देखा है, इसी वजह से हम उनसे अचानक से मदद नहीं मांग सकते हैं। और आगे कैसरोल बताता है कि उन दोनों के माता पिता उनकी शादी के खिलाफ थे, इसी वजह से हम दोनों ने भागकर शादी की। अब ये बात सुनकर पेस्ट्री को पता चलता है कि इस दुनिया में अरेंज मैरिजेस होती हैं और लव अफेयर्स को इस दुनिया के लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसके बाद यहाँ सीन बदलता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि लूमी, मार्क और पेस्ट्री तीनों एक साथ बैठे हुए हैं, जहाँ पर पेस्ट्री ने लूमी और मार्क को सब कुछ बता दिया है कि वो लोग केविन में किस बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये जानने के बाद मार्क बोलता है कि तुम्हें हमसे ऐसी बातें नहीं छुपानी चाहिए पेस। सो तभी लूमी बोलती है कि अगर ये एक सीक्रेट बात हुई तो। तभी पेस्ट्री लूमी से पूछता है कि अब उसकी तबीयत कैसी है। लूमी बताती है कि उसके घर वालों ने उसे बाहर जाने की इजाजत दे दी है, लेकिन उसके घाव अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं। ये सुनकर मार्क बोलता है कि तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना चाहिए लूमी। लूमी बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहीं पेस्ट्री उन दोनों को बात करते हुए देखकर बोलता है कि तुम दोनों ना बिल्कुल एक क्यूट कपल की तरह लग रहे हो। सो मार्क बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद मार्क पेस्ट्री से बोलता है कि क्यों ना वो उनकी फील्ड्स को बढ़ा कर दें। पेस्ट्री बोलता है कि हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम, पावर और मनी की जरूरत होगी जो कि इस वक्त हमारे पास नहीं है। सो तभी लूमी पेस्ट्री से बोलती है कि उसने जो बोंका पाई बनाई थी ना वो बहुत ज्यादा टेस्टी थी, क्यों ना वो उसे टाउन में बेचें। अब ये सुनकर पेस्ट्री सोचने लगता है कि बोंका पाई बनाने में कितना मजा आता है यार, और ये सोचते वक्त वो काफी खुश था। एंड उसके बाद वो लूमी से बोलता है कि अगर हम बोंका पाई बनाना चाहते हैं तो हमें बहुत सारे बोंकास की जरूरत होगी, तो शायद से हम ये ना कर पाएं। एंड तभी मार्क बोलता है कि क्यों ना तुम हमें मैजिक सिखाओ। पेस्ट्री पूछता है कि मैजिक, लेकिन क्यों। सो मार्क बोलता है कि अगर वो मैजिक सीख गया ना तो वो काफी ज्यादा अमीर बन जाएगा और टेस्टी टेस्टी चीजें खाएगा। सो तभी लूमी बोलती है कि मजाक करना बंद करो, तुम कभी मैजिक सीख ही नहीं सकते।
और अगर तुम सीख भी गए तो तुम उसका सही से यूज नहीं कर पाओगे, समझे मार्क। ये सुनकर मार्क गुस्से में लूमी से पूछता है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। सो लूमी बोलती है कि अगर तुम फायर मैजिक सीख गए तो तुम अपने आप में ही आग लगा लोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। सो मार्क बोलता है कि मेरा मजाक मत उड़ाओ। सो तभी पेस्ट्री उन दोनों से बोलता है कि प्यार भरी बातें करना बंद करो। सो मार्क बोलता है कि ये प्यार भरी बातें थोड़ी हैं। लेकिन तभी लूमी बोलती है कि पेस्ट्री तुम हमें अपना मैजिक स्पेल क्यों नहीं दिखाते, शायद से उसे देखकर हमें कुछ आइडिया आ जाए। उसकी बात सुनकर पेस्ट्री याद करने लगता है कि अपनी पिछली जिंदगी में वो किस तरह अपने कलीग्स के साथ बस इसी बारे में सोचता रहता था कि नई और अच्छी स्वीट्स कैसे बनाई जाएं। अब पेस्ट्री उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, मिट्टी में कोई पिक्चर बना तुम दोनों। उसके बाद वो दोनों कुछ बनाने लगते हैं। पहले पेस्ट्री मार्क के पास आकर देखता है कि वो क्या बना रहा है। सो मार्क बताता है कि वो खुद को एक ड्रैगन के साथ फाइट करते हुए ड्रॉ कर रहा है, लेकिन पेस्ट्री को वो ड्रैगन कम और छिपकली ज्यादा लग रही है क्योंकि एक ड्रैगन के इतने बड़े बड़े पैर नहीं होते। उसके बाद पेस्ट्री लूमी की ड्राइंग को देखता है। लूमी ने एक बोंका बनाया है एंड उसके साथ उसने एक बोंका पाई भी बनाया है। ये देखकर मार्क बोलता है कि तुम्हारी पेंटिंग तो कितनी बुरी है। इस पर लूमी बोलती है कि तुम्हारा ड्रैगन ना किसी छिपकली से कम नहीं लग रहा है। अब इसके बाद वो दोनों लड़ने लगते हैं। सो पेस्ट्री समझाता है कि लड़ना बंद करो तुम दोनों। इसके बाद पेस्ट्री उन दोनों की ड्राइंग्स पर अपना रेप्लिकेट मैजिक यूज करता है, जिससे वहाँ पर काफी तेज रोशनी चमकने लगती है। एंड तभी मार्क और लूमी के हाथों से भी रोशनी आने लगती है। एंड तभी वो नोटिस करते हैं कि उनकी जो ड्राइंग्स थी अब वो उनके हाथों में आ गई हैं। अब इसके बाद पेस्ट्री उन दोनों को बताता है कि वो दोनों इनका इस्तेमाल 3 बार कर सकते हैं। 3 बार यूज होने के बाद ये मार्क गायब हो जाएंगे, लेकिन ट्रीज और वॉल्स पर ये परमानेंट रहते हैं। तभी लूमी पेस्ट्री से पूछती है कि क्या वो उसके मैजिक का इस्तेमाल दूसरे तरीके से भी कर सकता है, यानी किसी चीज पर एक ड्राइंग को कॉपी करने की बजाय तुम किसी और चीज को भी कॉपी कर सकते हो, जैसे किसी घर की तस्वीर या फिर जमीन पर किसी का चेहरा ड्रॉ करना। हाँ, तुम्हें नहीं लगता ये काफी ज्यादा कूल होता? ये सुनकर पेस्ट्री अगले ही पल में लूमी के हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम तो एक जीनियस हो लूमी। सो तभी लूमी पेस्ट्री से बोलती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। सो पेस्ट्री बोलता है कि यार मार्क माफ करना, मैंने तुम्हारी बीबी के हाथ पकड़े। मार्क बोलता है कि देख यार, दिमाग खराब करना बंद कर। एंड उसके बाद पेस्ट्री वहाँ से काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर चला जाता है। एंड दूसरी ओर पेस्ट्री के घर में हम देखते हैं कि अभी भी फ्यूली, कैसरोल एंड एग्नेस पैसों को लेकर डिस्कशन कर रहे थे, जहाँ पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर पेस्ट्री आता है एंड वो आते ही बोलता है कि उसके पास पैसे कमाने का एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। वो आते ही अपने पापा से बोलता है कि आप काफी टाइम से जूसी के लिए एक लड़का ढूंढ रहे हो, है ना। सो इस पर उसके पापा बोलते हैं कि हाँ, अब वो 13 साल की हो गई है एंड शादी के लिए ये उम्र काफी अच्छी है। आगे पेस्ट्री बोलता है कि आप अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक के जरिए जूसी को कई लड़के दिखाने भी ले गए हो, है ना। लेकिन जिन पेरेंट्स के पास ऐसा कोई मैजिक नहीं होता वो क्या करते हैं। तो कैसरोल बताता है कि ज्यादातर लोग तो कैपिटल के रॉयल बैल को अटेंड करते हैं। तभी एग्नेस बोलती है कि हाँ, इस बीच उन्हें जो ट्रैवल करना पड़ता है वो भी काफी डेंजरस हो सकता है। अभी फ्यूरी बोलता है कि हाँ, जब कोई नोबल ट्रैवल करता है तो मानो उसके पैसों में पंख लग जाते हैं और वो उड़ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ट्रैवल के टाइम पर काफी ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। सो तभी पेस्ट्री बोलता है लेकिन अगर हम उन्हें कुछ ऐसा बेचें तो। एंड तभी पेस्ट्री अपने मैजिक का यूज करके एक लकड़ी के बोर्ड पर अपनी माँ की पेंटिंग बना देता है। ये देखकर तो सभी हैरान हो जाते हैं। पेस्ट्री बोलता है कि मैं इन्हें मैच मेकिंग फोटोज कहूंगा। इनका इस्तेमाल करके जो नोबल्स होंगे वो अपने बच्चों को कभी भी किसी को भी दिखा पाएंगे। और तभी पेस्ट्री सोचता है कि स्वीट्स के अलावा जो उसके पास दूसरी दुनिया की और भी नॉलेज है वो भी उसके काफी काम आ रही है। और वहीं उस पिक्चर को देखकर कैसरोल सोचता है कि इतनी डिटेल सिर्फ एक पिक्चर के बदले ही हमें 5 से 10 गोल्ड कॉइन मिल जाएंगे। और ये सब सोचकर कैसरोल बोलता है कि हाँ, ये काम करेगा। सो तभी फ्यूली बोलता है लेकिन अगर हमने इन्हें सेल करना स्टार्ट किया तो इस बच्चे के मैजिक के बारे में सभी को पता चल जाएगा, इसमें काफी ज्यादा रिस्क है। सो तभी पेस्ट्री बोलता है कि हम मेरे मैजिक को हमेशा तो छुपा नहीं पाएंगे, तो क्यों ना हम लोगों से ये कहें कि मेरा जो मैजिक है वो सिर्फ पिक्चर्स ड्रॉ करना है। अब ये सुनकर फ्यूरी बोलता है कि चलो जैसा तुम कहो। तभी पेस्ट्री की माँ उसके पास आकर बोलती है कि देखो, ये झुर्रियाँ जो दिखाई दे रही हैं, क्या तुम इन्हें गायब कर सकते हो। बेचारा पेस्ट्री परेशान हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। अब उसके अगले दिन हमें पता चलता है कि जो डिवाइन किंगडम ऑफ प्रोलेंच है वो साउथ में लोकेटेड है एंड कंट्री ऑफ रेटस एक आउटलाइन डोमेन है। इसका बॉर्डर ईस्ट से शुरू होकर साउथ के समुद्र तक है। इन बॉर्डर्स के बीच में 50 से ज्यादा गांव आते हैं और इनमें 4 मेन विलेजेस हैं और वो सभी ऐसे रास्तों से जुड़े हैं जो लोकल कैपिटल की ओर जाते हैं। और ये साउथ के सबसे बड़े डोमेन्स में से एक है और इन सभी के बीच में है लोकल कैपिटल रेटस वाले, जिसे काउंटी ऑफ रीटेस भी बोलते हैं। उसके बाद हम कैसरोल और पेस्ट्री को देखते हैं जो एक मीटिंग के लिए काउंट रेटस आए थे। और कैसरोल को देखकर जो ये क्वीन है वो बोलती है कि कहीं ये मुझसे ये कहने के लिए तो नहीं आया कि मैं बैंडिट्स को रोकने में नाकामयाब हुई। सो एक बंदा उससे बोलता है कि आपको एक मामूली से नोबल से डरने की कोई जरूरत नहीं है। सो इस पर वो क्वीन बोलती है कि मैं उसे आराम से अपनी बातों में फंसा लूंगी।
उसके बाद पेस्ट्री और कैसरोल इस मिस्ट्रेस से मिलने के लिए उसके रूप में आते हैं एंड तभी वो मिस्ट्रेस उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मैं हूँ बॉर्डरलैंड फीफ ऑफ रेटस की होल्डर ब्रियोची सालग्रेड मिली रेटस। और तभी पेस्ट्री याद करता है कि उसके पापा ने क्या कहा था उससे। उसके पापा उसे बताते हैं कि जो राजगद्दी की असली वारिस है वो प्रीवियस काउंट ट्रेजर्स की सबसे बड़ी बेटी है। उसकी उम्र काफी छोटी थी जब उसके माता पिता की मौत हो गई एक कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। इसी वजह से जब तक उसकी राजगद्दी पर बैठने की सही उम्र ना हो जाए तब तक के लिए ब्रियोची को ये इजाजत दी गई कि वो सारी अथॉरिटी संभाल सकती है। लेकिन उस वारिस की राजगद्दी पर बैठने से पहले ही उसकी मौत हो गई। और यहाँ प्रेजेंट में जो कैसरोल होता है वो उस मिस्ट्रेस का हाथ पकड़ के यानी ग्रीटिंग करते हुए उससे बोलता है कि आपसे मिलना मेरी किस्मत की बात है मिस्ट्रेस। वहाँ पर पेस्ट्री उस मिस्ट्रेस को देखकर सोचता है कि ये काफी अच्छे से हमसे बात कर रही है लेकिन ये हम पर अच्छे से अपनी नजरें बनाए हुए हैं। उसके बाद मिस्ट्रेस कैसरोल से बोलती है कि वो उसे एक टी के लिए ज्वाइन करे। उसके बाद पेस्ट्री देखता है कि एक टेबल पर काफी सारी स्वीट्स रखी हुई हैं और वहाँ पर मिस्ट्रेस बताती है कि ये हमारे परिवार का एक बिजनेस है। वहाँ पर कैसरोल चाय पीते हुए बोलता है कि जो रेटिस की चाय है ना वो पूरे रॉयल कैपिटल में बहुत जानी पहचानी जाती है। वहीं दूसरी तरफ पेस्ट्री एक कुकी उठाकर सोचता है कि मैं अपनी पिछली जिंदगी में काफी ज्यादा कुकीज बनाया करता था। उसके बाद जब वो इस कुकी को टेस्ट करता है तो उसे उसका स्वाद कुछ खास पसंद नहीं आता एंड उसके बाद जब वो चाय पीता है तो वो भी उसे काफी फीकी फीकी लगती है। एंड वहीं जो मिस्ट्रेस होती है वो कैसरोल से बोलती है कि मैंने सुना है कि आप एक बहुत ही ज्यादा वंडरफुल लीडर हैं, आप अपने लोगों का काफी अच्छे से ख्याल रखते हैं। इस तारीफ के लिए कैसरोल मिस्ट्रेस को थैंक्स बोलता है। उसके बाद वो मिस्ट्रेस कैसरोल से बोलती है कि मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका जो एग्रीकल्चर फार्म है वो इतना अच्छा कैसे है, आपकी फसलें इतनी अच्छी कैसे होती हैं। सो कैसरोल बोलता है कि हाँ, एग्रीकल्चर हमारे लैंड का एक काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल पार्ट है और ये सब मेरे बेटी की एडवाइस की वजह से हो पाया है। उसकी बात सुनकर वो मिस्ट्रेस बोलती है कि क्या इतने छोटे बच्चे ने आपको एडवाइस दी एग्रीकल्चर के बारे में, इसका मतलब ये काफी होशियार है। उसकी बात सुनकर कैसरोल भी सोचता है कि हाँ, एक 10 साल का बच्चा आखिर एग्रीकल्चर के बारे में इतना ज्यादा कैसे जान सकता है, ये बिल्कुल अनबिलीवेबल है। एंड उसके बाद वो मिस्ट्रेस पेस्ट्री से पूछती है कि तुम्हें अपने पिता पर गर्व होता होगा कि वो इतने ज्यादा बहादुर हैं और सब कुछ संभाले रखते हैं, है ना। ये सुनकर पेस्ट्री सोचता है कि आ गया मेरा मौका। और अब पेस्ट्री बोलता है कि आज हमारे पास जो कुछ भी है वो सब हमारे फादर की वजह से ही है, लेकिन जिस जमीन को मेरे पिता ने अपने खून पसीने की मेहनत से उपजाऊ बनाया था उस पर बड़ा संकट आ गया है। आगे पेस्ट्री बताता है कि हंड्रेड्स ऑफ बैंडिट्स ने हमारे गांव पर हमला कर दिया है जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और वहीं पेस्ट्री मन में सोचता है कि बैंडिट्स तो सिर्फ 50 थे, लेकिन अगर मैं इन्हें बड़ा चला कर बोलूंगा तो ये हमारे लिए ही फायदेमंद होगा। और ये सुनकर वो मिस्ट्रेस सोचती है कि अरे नहीं, मैंने इस बच्चे को बोलने का मौका क्यों दिया, इसने यही टॉपिक उठा दिया। सो अब मिस्ट्रेस पेस्ट्री से बोलती है कि सच में तुम इतनी छोटी उम्र में अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगे हो, तुम ना बहुत ज्यादा बहादुर हो। आगे पेस्ट्री बोलता है कि जब हमने उन बैंडिट्स को बंदी बनाकर उनसे पूछताछ की तो उन्होंने हमें बताया कि वो रेड वेल से आए हैं। उसकी बात सुनकर मिस्ट्रेस सोचने लगती है कि अब ये यहाँ पर नुकसान की भरपाई की बात करने वाला है, मुझे कुछ और सोचना होगा। सो अब मिस्ट्रेस बोलती है कि अरे मैंने तो इस बारे में अब तक सुना ही नहीं। सो पेस्ट्री बोलता है कि अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो हम आपको कुछ बैंडिट्स से खुद मिलवा सकते हैं और अगर आप चाहें तो हम उन बैंडिट्स को रॉयल फैमिली को सौंप देंगे ताकि वो उनकी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करे। सो उसकी बात सुनकर मिस्ट्रेस बोलती है कि शायद से तुम किसी ऐसी गैंग के बारे में बात कर रहे हो जिसको हमारे राज्य ने पूरी तरीके से तहस महस कर दिया होगा एंड उसके बाद वो यहाँ से बच निकल कर तुम्हारे वहाँ पहुँच गए होंगे। और तभी उसे फ्यूली की बात याद आती है कि उसने कहा था कि जो काउंटी ऑफ रीटस है वो बैंडिट्स को पकड़ने में नाकामयाब हुई है, इसी वजह से शायद से वो हमारी कोई भी मदद नहीं करेंगे। सो आगे पेस्ट्री बोलता है कि उन बैंडिट्स ने हमें बताया कि वो आपके राज्य में लूटपाट करके वहाँ पहुंचे हैं, लेकिन आप बोल रहे हो कि आपने उनकी गैंग को तहस महस कर दिया था। बात को समझ में नहीं आई। सो अब मिस्ट्रेस भी परेशान होते हुए बोलती है कि इस बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकती। और आगे मिस्ट्रेस बोलती है कि क्या तुम ये प्रूव कर सकते हो कि जिन बैंडिट्स को हमारे सैनिकों ने मारकर भगाया है और जो बैंडिट तुम्हारे गाँव में आए थे वो सेम है। सो तभी कैसरोल एक कपड़े में से कुछ निकालने लगता है और अब वो बोलता है कि उनमें से एक बैंडिट के पास ये थी, इसमें आपकी फैमिली का निशान भी है। और ये देखकर मिस्ट्रेस सोचती है कि अरे नहीं, मैं फंस गई। और अब पेस्ट्री बोलता है कि ये सब देखकर लगता है कि आप उन बैंडिट्स को भगाने में नाकामयाब हुई एंड उसके बाद उन्होंने हमारे गांव पर हमला किया। आगे पेस्ट्री बोलता है कि हमें पता है कि आप कौन हो, इसी वजह से हम यहाँ पर इस इंसिडेंट की वजह से आपको कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी वो बैंडिट्स आपकी टेरिटरी से आए थे, इसी वजह से जितनी भी हमें परेशानी हुई है हमें उसकी भरपाई चाहिए। अब उसकी बात सुनकर मिस्ट्रेस बोलती है कि भरपाई, शायद से आपकी भरपाई 100 गोल्ड कॉइन्स में तो हो ही जाएगी। सो पेस्ट्री बोलता है कि इसके अलावा हमें काफी डैमेज भी हुआ है, उसका क्या। अब ये सुनकर वो मिस्ट्रेस बोलती है कि 130। पेस्ट्री बोलता है कि इतना काफी नहीं होगा। सो मिस्ट्रेस काफी ज्यादा सोचने के बाद बोलती है कि 150। पेस्ट्री बोलता है कि ठीक है एंड उसके बाद मिस्ट्रेस सोचती है कि ये बच्चा बहुत ज्यादा होशियार है और चालाक भी।
उसके बाद जो पेस्ट्री होता है वो सिक्के गिनने लगता है और वहाँ वो मिस्ट्रेस पेस्ट्री को देखकर सोचती है कि अगर इसके पिता ने बात की होती तो मैं सब कुछ रफा दफा कर देती, लेकिन बात तो इसने की। और भले ही मुझे 150 गोल्ड कॉइन्स देने पड़े हों, लेकिन किंग की नजरों में गिरने से तो ये काफी अच्छा है, क्योंकि अगर किंग को पता चल गया कि हमारे राज्य में से बैंडिट्स बचकर निकल गए एंड उसके बाद उन्होंने एक गांव पर हमला किया तो ये हमारे लिए काफी शर्मिंदगी की बात होगी। एंड उसके बाद पेस्ट्री बोलता है कि फादर ये पूरे 150 हैं। एंड उसके बाद मिस्ट्रेस पेस्ट्री से हाथ मिलाकर बोलती है कि मैंने तुम्हारी एज की वजह से तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था और इसी वजह से मैं हार गई। वहाँ पेस्ट्री बोलता है कि मैंने आपसे जिस तरीके से बात की उसके लिए माफ कर देना। तो मिस्ट्रेस बोलती है कि शायद से अब तक तुमने खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया मुझसे। सो पेस्ट्री बोलता है कि माफ करना, मैं कैसरोल मिले मॉर्टन का बेटा पेस्ट्री हूँ और आपसे यहाँ पर मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद वो मिस्ट्रेस पेस्ट्री से पूछती है कि हमारे द्वारा बनी चाय जो तुमने पी उसका स्वाद तुम्हें शायद से पसंद नहीं आया है ना। सो पेस्ट्री बोलता है कि अरे नहीं, चाय तो बहुत अच्छी थी, लेकिन दिक्कत तो स्वीट्स में थी। ये सुनकर कैसरोल भी परेशान हो जाता है कि ये क्या बोल रहा है। उसके बाद पेस्ट्री बोलता है कि जब आप बेक्ड कुकीज को चाय के साथ दो तो उन कुकीज का स्वाद थोड़ा कम मीठा होना चाहिए। अगली बार ना आप चाय के साथ अपनी स्वीट्स को थोड़ा कम मीठा बनाइएगा, इससे उनका फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। ये सब सुनकर मिस्ट्रेस बोलती है कि तुम तो स्वीट्स के बारे में बहुत कुछ जानते हो। अब इसके आगे पेस्ट्री कुछ और बोलता तभी कैसरोल उसके सिर पर एक मुक्का मार देता है एंड अब कैसरोल मिस्ट्रेस से पेस्ट्री की बेवकूफी के लिए माफी मांगता है। एंड उसके बाद पेस्ट्री मिस्ट्रेस के पास जाके बोलता है कि माफ करना, हम आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं ला पाए, लेकिन प्लीज आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद वो अपनी जेब से एक नैपकिन निकालकर अपनी मैजिक स्कल का इस्तेमाल करके उस नैपकिन पे मिस्ट्रेस की एक फोटो बना देता है और ये देखकर मिस्ट्रेस पेस्ट्री से काफी इम्प्रेस हो जाती है एंड बोलती है कि मुझे ये काफी पसंद आई, इसके लिए थैंक यू। और गाइस यहीं पर ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। ये होने वाला है स्वीट रेइनकार्नेशन का एपिसोड 5 एंड इस एपिसोड की शुरुआत में हमें रॉयल कैपिटल ईस्ट स्टेट ऑफ ड्यूक कैडलैक का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लीडर ऑफ द रॉयल कैपिटल सेंट्रल आर्मी ड्यूक कैडलैक ने अपने ग्रैंडसन के ग्रेजुएशन की एक पार्टी दी थी और उसमें कैसरोल एंड पेस्ट्री दोनों आए हुए थे। और वहां पर सेंट्रल आर्मी ड्यूक कैडलैक कैसरोल को अपने ग्रैंडसन स्क्वेले से मिलाते हैं, जो कुछ टाइम पहले ही ऑफिसर्स बोर्डिंग स्कूल से ग्रेजुएट हुआ है। और वहाँ पर स्क्वेले कैसरोल को ग्रीट करते हुए बोलता है कि आपसे मिलना मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है माय लॉर्ड। सो कैसरोल बोलता है कि लॉर्ड स्क्वेले, आप रैंक में मुझसे ज्यादा सुपीरियर हैं, इसीलिए आप मुझे मेरे नाम से ही बुलाइए। सो ये सुनकर स्क्वेले काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। अब ये देखकर कैडलैक बोलता है कि इसकी बेवकूफी के लिए इसे माफ कर देना लॉर्ड मॉर्टन, ये ना आपसे काफी टाइम से मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं, क्योंकि जवान बच्चों में आपकी बहादुरी के किस्से काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। एंड तभी कैडलैक कैसरोल से पूछता है कि क्या ये आपका बेटा है। सो कैसरोल बोलता है हाँ। उसके बाद पेस्ट्री खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि मैं कैसरोल मिले मॉर्टन का बेटा पेस्ट्री हूँ और मुझे आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। अब कैसरोल का इंट्रोडक्शन सुनकर स्क्वेले काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता। तभी कैडलैक पेस्ट्री से बोलता है कि तुम्हारी भी इतनी उम्र हो चुकी है कि तुम मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए क्वालिफाइड हो जाओ। सो पेस्ट्री बताता है कि भगवान के आशीर्वाद से मैं मैजिक का यूज कर सकता हूँ। ये बात सुनकर कैडलैक बोलता है कि बाप बेटा दोनों ही मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉडर्न फैमिली पर तो सच में ईश्वर का आशीर्वाद है। सो पेस्ट्री बोलता है कि ये तो बस एक कोइंसिडेंस है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सो अब ये बात सुनकर कैडलैक पेस्ट्री से उसका मैजिक दिखाने की इच्छा जाहिर करता है। सो अब पेस्ट्री अपने रेप्लिकेट मैजिक का यूज करके एक कपड़े पर एक क्यूट लड़की की पेंटिंग बना देता है। ये देखकर तो सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और कैडलैक भी ये देखकर बोलता है कि ये तो काफी अमेजिंग है। सो तभी पेस्ट्री बोलता है कि अगर लॉर्ड स्क्वेले कैडलैक चाहें तो मैं मेरी और मार्ग्रेव ह्यूब्रैक की तरफ से आपको ये गिफ्ट दे सकता हूँ। उसकी बात सुनकर कैडलैक बोलता है कि अरे हाँ, मार्ग्रेव ह्यूब्रैक इस पार्टी में नहीं आया है। और एक मिनट, कहीं ये लड़की? सो पेस्ट्री बोलता है कि हाँ, ये मार्ग्रेव ह्यूब्रैक की तीसरी बेटी है, लेडी पेट्रा। और आगे पेस्ट्री बताता है कि मेरे फादर अपने मैजिक का इस्तेमाल करके मार्गरेट ऑफ ह्यूब्रैक से मिलने के लिए गए थे। तभी कैसरोल बोलता है कि जो मार्गरेट है वो अक्सर अपने नेबर से लड़ता रहता है और इसी वजह से लेडी पेट्रा का उनकी टेरिटरी से बाहर आना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है और इसीलिए मार्गरेट ने हमसे कहा कि हम उनकी तरफ से उनकी बेटी को आपसे इंट्रोड्यूस करा दें। और वहाँ पर जो स्क्वेले था वो तो लेडी पेट्रा की खूबसूरती में बिल्कुल खो गया था। आगे पेस्ट्री बोलता है कि अगले महीने लेडी पेट्रा उनके टीनेज में आने की एक सेलिब्रेशन पार्टी रखने वाली हैं और वो चाहती हैं कि लॉर्ड स्क्वेले उनकी दोस्ती की शुरुआत करने के लिए वहाँ पर जरूर से आएं। सो वहाँ कैडलैक मना करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से लॉर्ड स्क्वेले बोल देता है कि हाँ, मैं जाऊंगा। ये देखकर कैडलैक सोचता है कि मेरे बेवकूफ ग्रैंडसन, क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं देता कि ये दोनों तुम्हें एक मैरिज में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं।
और ये बच्चा भले से ये बहुत छोटा हो लेकिन मुझे इसे अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सो अब कैडलैक स्क्वेले से बोलता है कि तुम वहाँ जाना चाहते हो लेकिन वहाँ तक ट्रेवल कैसे करोगे। सो तभी पेस्ट्री बोलता है कि इस बारे में आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पिता वहाँ तक पहुँचने में आपकी मदद करेंगे। ये सुनकर स्क्वेले बोलता है कि देखिए ग्रैंडपा, अब लॉर्ड मॉर्टन के मैजिक से वहाँ तक पहुँचना काफी आसान हो जाएगा। अब अपने बेवकूफ पोते की हरकतें देखकर कैडलैक को समझ में नहीं आता कि वो उसका क्या करे। बट तभी पेस्ट्री कैडलैक के पास आकर उसके कान में बोलता है कि जब हम मार्ग्रेव ह्यूब्रैक से मिलने के लिए गए थे तो वहाँ पर ना जाने क्यों मुझे उनके इरादे कुछ नेक नहीं लगे। कैडलैक पूछता है क्या मतलब। पेस्ट्री बोलता है कि मुझे तो पूरा यकीन है कि वो इन लगातार होने वाले झगड़ों से काफी थक चुके हैं और मुझे लगता है कि आपके पास जो ऑसम मिलिट्री पावर है वो उसका इस्तेमाल करके उनके दुश्मनों को खत्म करना चाहते हैं ताकि ये झगड़े हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। पेस्ट्री की बात सुनकर कैडलैक बोलता है कि मैं तुम्हारी बात याद रखूंगा बच्चे। और अब कैडलैक अनाउंस करते हुए बोलता है कि उसने मुझे इतनी रिस्पेक्ट से जो इनविटेशन भेजा है उसका सम्मान रखते हुए मैं भी उसकी सेलिब्रेशन पार्टी में जरूर जाऊंगा और शायद से वहाँ पर मेरे बेटे को उसकी जीवन साथी भी मिल जाए। अब कैडलैक कैसरोल के पास जाके बोलता है कि अब सब कुछ आपको ही संभालना है लॉर्ड मॉर्टन। ये सब देखकर पेस्ट्री सोचता है कि हम जैसा चाहते थे सब कुछ वैसा ही हुआ। अब उसके कुछ देर बाद पेस्ट्री के पास स्क्वेले आता है और बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ स्क्वेले, क्योंकि मुझे ये फॉर्मेलिटीज कुछ खास पसंद नहीं है। सो पेस्ट्री बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे पेस्ट्री बुलाओ, ओके। सो अब वहाँ पर स्क्वेले पेस्ट्री से पूछता है कि आखिर लेडी पेट्रा को किस तरह की चीजें पसंद हैं। उसकी बात सुनकर पेस्ट्री थोड़ा सोच विचार करके बोलता है कि उन्हें शायद से स्वीट्स पसंद हैं, क्योंकि मैं उनके लिए कुछ कुकीज लेकर गया था जो मैंने खुद बनाई थी और उन्हें वो काफी पसंद आई थी। सो स्क्वेले पेस्ट्री से पूछता है कि क्या उसे कुकीज बनाना अच्छे से आता है। सो पेस्ट्री बताता है कि वो स्वीट्स भी काफी अच्छे से बना सकता है और मुझे स्वीट्स बनाने से काफी खुशी मिलती है। एंड उसके बाद स्क्वेले पेस्ट्री से पूछता है कि क्या वो उसकी एक मदद कर सकता है, क्योंकि ये काम सिर्फ वही कर सकता है। उसकी बात सुनकर पेस्ट्री को तो लगता है कि वो उसे स्वीट्स बनवाने वाला है, लेकिन स्क्वेले बोलता है कि ये जो लेडी पेट्रा की पेंटिंग है क्या तुम इसकी सेंसुअलिटी बढ़ा सकते हो। उसका चेहरा देखकर पेस्ट्री सोचता है कि लड़के हमेशा ऐसे ही क्यों होते हैं, चाहे वो किसी भी दुनिया के हों। उसके बाद हमें पेस्ट्री का गांव दिखाया जाता है जहां पर अभी भी सभी लोग गांव की मरम्मत कर रहे हैं और इसमें छोटे छोटे बच्चे भी उनकी काफी मदद करवा रहे हैं। एंड उसके बाद हम कैसरोल और फ्यूली को देखते हैं जहां पर फ्यूली बोलता है कि मैंने आज से पहले कभी भी किसी ऐसे लॉर्ड के बारे में नहीं सुना जो अपने लोगों के लिए अपनी पूरी संपत्ति कुर्बान कर दे। सो कैसरोल बोलता है कि इस बात का ख्याल रखना कि मेरे लोग भूख से ना मरे, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसकी बात सुनकर फ्यूली बोलता है कि तुम ना सच में काफी ज्यादा दयालु हो। तभी वहाँ पर पेस्ट्री आ जाता है जो उनसे पूछता है कि क्या आप दोनों स्वीट्स के बारे में बात कर रहे हो। सो वो दोनों बोलते हैं कि नहीं। उसके बाद फ्यूली पेस्ट्री से पूछता है कि क्या तुम हमेशा स्वीट्स के बारे में ही सोचते रहते हो। और वहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वो बोलता है कि डैड ये लेटर आपके लिए आए हैं। एक लेटर ड्यूक कैडलैक का है और दूसरा मार्ग्रेव ह्यूब्रैक का। उसके बाद कैसरोल उन दोनों लेटर्स को पढ़ने लगता है। लेटर्स पढ़ने के बाद कैसरोल बोलता है कि फ्यूली पेस्ट्री दोनों खुश हो जाओ, क्योंकि उन लेटर्स में लिखा है कि उन्हें 20,000 सिल्वर कॉइंस मिलने वाले हैं। ये सुनकर पेस्ट्री बोलता है कि इसका मतलब है कि लॉर्ड स्क्वेले लेडी पेट्रा के साथ एंगेज हो चुके हैं। तभी कैसरोल बोलता है कि हाँ, जब लेडी पेट्रा उस उम्र की हो जाएंगी तब वो इसकी प्राइवेट अनाउंसमेंट करेंगे। और ये सुनकर पेस्ट्री काफी खुश था, क्योंकि लेडी पेट्रा की एक अच्छी पेंटिंग रेप्लिकेट करने में पेस्ट्री को 2 दिन लग गए, क्योंकि लेडी पेट्रा के फादर को कोई पेंटिंग अच्छी लगी नहीं रही थी। एंड उस लेटर में ये भी लिखा है कि वो एडवांस में 30 गोल्ड कॉइंस भेज रहे हैं। ये सुनकर फ्यूली बोलता है कि ये कितनी अच्छी बात है ना बॉस, आप इससे अपना एक ग्रांड स्टेट बना सकते हैं। सो कैसरोल बोलता है कि बेवकूफों जैसी बात मत करो, ये लेडी पेट्रा की सिक्योरिटी के लिए फंडिंग है। पेस्ट्री पूछता है सिक्योरिटी। सो कैसरोल बताता है कि लेडी पेट्रा के फादर ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि लेडी पेट्रा के टीनेज की अनाउंसमेंट से पहले हम उन्हें सेफ रखें। सो फ्यूली बोलता है हाँ, जो ह्यूब्रैक एंड कैडलैक फैमिली के बीच मैरिज होने वाली है उसका आइडिया काफी लोगों को पसंद नहीं आ सकता है। सो कैसरोल बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। सो फ्यूली पूछता है कि उनकी जो एंगेजमेंट है वो तो प्राइवेट होने वाली है और जब तक ये इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगी तब तक को तो कोई डरने की बात है ही नहीं। सो तभी पेस्ट्री बोलता है कि चर्च है ना। सो कैसरोल आगे बताता है कि ऑफिशियली तो चर्च एक न्यूट्रल एंटिटी है, लेकिन अगर चर्च में ज्यादा घूस दी जाए तो ये खबर बाहर भी लीक हो सकती है। आगे कैसरोल बोलता है कि वो लेडी पेट्रा को अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक के जरिए प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन लेडी पेट्रा के साथ साथ उसके गार्ड्स को भी कैपिटल में ट्रांसपोर्ट करना ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। और अगर हम लेडी पेट्रा को कैपिटल में टेलीपोर्ट करेंगे तो वहाँ पर उनके लिए कुछ गार्ड्स की भी जरूरत होगी।
और इसीलिए उनके पास एडवांस में 20 गोल्ड कॉइन्स आए हैं। सो फ्यूली बोलता है कि हम इस बारे में क्या करें, क्या हम इस काम को लेने से मना कर दें। सो कैसरोल बोलता है कि तुम फिर से बेवकूफों जैसी बात करने लगे। इस वक्त हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है जिसमें हम किंगडम के 2 मेजर प्लेयर्स का ट्रस्ट जीत सकते हैं और हमारी प्रॉस्पेरिटी बरकरार रखने के लिए मुझे ये एक्सेप्ट करना ही होगा। और वहीं पर पेस्ट्री भी सोचता है कि ये जॉब मेरा सपना पूरे करने में मेरी काफी मदद कर सकती है। एंड अब वो सोचने लगता है कि वो ऐसा क्या करें जिससे चर्च में से ये इन्फॉर्मेशन लीक ना हो। एंड तभी उसे एक आइडिया आता है एंड वो अपने पापा से बोलता है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पर हम लेडी पेट्रा को सेफ रख सकते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पर एक भी खिड़की नहीं है, बस एक ही अंदर से बाहर जाने का रास्ता है जिसकी दीवारें बहुत मोटी हैं। और ये सुनकर कैसरोल समझ जाता है कि पेस्ट्री ट्रू साइंटिफिकेशन रिचुअल चैम्बर की बात कर रहा है। आगे पेस्ट्री बोलता है कि वो वैसे भी अपने कमिंग ऑफ एज अनाउंसमेंट के लिए कैपिटल जाने वाली है और इसीलिए उसका द सैंक्टिफिकेशन सेरेमनी में जाना बिल्कुल नेचुरल होगा और हम बस लोगों से ये बोल देंगे कि उनकी सैंक्टिफिकेशन सेरेमनी में थोड़ा ज्यादा वक्त लग रहा है। ये सब सुनकर फ्यूली बोलता है कि हम वहाँ पर लेडी पेट्रा को तब तक लॉक करे रखेंगे जब तक एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट ना हो जाए। पेस्ट्री बोलता है कि लॉक नहीं, हम वहाँ पर उसे आउटसाइड एलिमेंट से बिल्कुल सेफ रखेंगे। उसके बाद पेस्ट्री कैसरोल को एक और चिट्ठी देते हुए बोलता है कि इसमें एक ट्रेवलर मर्चेंट के मटेरियल्स की रसीद है। सो कैसरोल बोलता है कि ठीक है, मैं इसे देख लूंगा। सो अब इसके बाद पेस्ट्री वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसके फादर उसे रोक लेते हैं एंड उससे बोलते अब ये मैरिज हो पाएगी, इसके लिए थैंक यू सो मच। उसके बाद डोनाचल बोलता है कि अब तुम कैरेज में बैठ जाओ और वहाँ पर उसकी बेटी पहले से ही बैठी भी हुई है। वहाँ पर कैसरोल लेडी पेट्रा को ग्रीट करता है और वहाँ पेस्ट्री भी बोलता है कि लेडी पेट्रा आपसे फिर से मिलकर काफी खुशी हुई। सो वहाँ पर लेडी पेट्रा बोलती हैं कि तुम जो कुकीज लेकर आए थे ना वो काफी ज्यादा टेस्टी थी, उनके लिए थैंक्स। सो पेस्ट्री बोलता है कि मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आपको वो कुकीज पसंद आई, मैं आपके लिए बाद में और लेकर आऊंगा। अब उसके बाद पेस्ट्री फिर से स्वीट्स के बारे में बात करने लगता है। सो तभी ये मेट खासकर एहसास दिलाती है कि हम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। सो अब पेस्ट्री वहाँ पर उसकी गलती के लिए माफी मांगता है। उसके बाद पेस्ट्री लेडी पेट्रा के पास जाकर बैठ जाता है और वहाँ पर वो लेडी लिकोरस से भी ग्रीट करता है। सो लिकोरस का कुछ खास एक्सप्रेशन नहीं होता। सो लेडी पेट्रा बोलती है कि ये यहाँ पर हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आया है, सो तुम्हें इसे सही से ग्रीट करना चाहिए। और वहाँ लेडी पेट्रा पेस्ट्री से पूछती है कि कहीं लिकोरिस का बिहेवियर की वजह से उसे बुरा तो नहीं लगा। सो पेस्ट्री बोलता है कि अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद उस बग्घी में सभी लोग बैठ जाते हैं एंड वो बग्घी वहाँ से निकल पड़ती है। अब हमें पेस्ट्री उसके प्लान के बारे में बताता है कि मार्गरेट्स बॉर्डर के अंदर जो चर्च है हमें उस तक पहुँचना है ताकि हम ट्रू सैंक्टिफिकेशन कर पाएं और वहाँ पर हम लेडी पेट्रा को कैपिटल में टेलीपोर्ट कर देंगे और कैपिटल के अंदर लेडी पेट्रा इस चैम्बर में तब तक रहेंगी जब तक अनाउंसमेंट टाइम नहीं आ जाता और उनकी रखवाली के लिए हम सब वहीं पर होंगे। और यही है हमारे हीरो का बेसिक प्लान। वहाँ पर जो डोनाचल होता है वो कैसरोल से बोलता है कि देखो अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। सो कैसरोल बोलता है कि मेरे आदमी कैपिटल में सब कुछ तैयार कर चुके हैं, लेकिन हम वहाँ पर कुछ लोगों को देखते हैं जो उनकी बग्घी पर नजर रखे हुए हैं। उसके बाद उनकी बग्घी चर्च के पास आकर रुकती है। बग्घी में से पहले कैसरोल और डोनाचल बाहर निकलते हैं ये देखने के लिए कि वहाँ पर कोई है तो नहीं, लेकिन तभी अचानक झाड़ियों में से कुछ लोग बाहर निकलते हैं तलवार लेकर और वहाँ पर मारपीट होने लगती है। इसी मारपीट के बीच जो बग्घी चलाने वाला होता है वो डरकर वहाँ से भाग जाता है और जिस वक्त कैसरोल और डोनाचल बाकी सबसे लड़ रहे थे तभी अचानक एक आदमी उस बग्घी के पास आ जाता है जिसमें सभी बैठे हुए हैं और उससे सभी लड़कियां काफी डर जाती हैं एंड जो वो आदमी होता है वो अपनी तलवार से इन पर अटैक भी कर देता है, लेकिन हमारा हीरो पेस्ट्री वहाँ पर आ जाता है उन्हें बचाने के लिए और वो उस आदमी से बोलता है कि मेरे होते हुए तुम किसी भी लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। लेकिन तभी वहाँ पर एक और आदमी आने लगता है जो पेस्ट्री पर अटैक कर देता है, लेकिन उतने में कैसरोल आकर उस आदमी को हरा देता है एंड वहाँ पर जो आदमी आए थे वो उन तीनों से हार जाते हैं एंड डर कर भाग जाते हैं। एंड इसके बाद डोनाचल बोलता है कि मेरी बेटियों की हिफाजत करने के लिए थैंक यू लॉर्ड कैसरोल, लॉर्ड पेस्ट्री। सो कैसरोल बोलता है कि कोई बात नहीं, अब चलिए जल्दी से अंदर चलते हैं। लेकिन कैरेज में अब दोनों लड़कियां काफी ज्यादा डरी हुई हैं। पेस्ट्री उन दोनों से बोलता है कि अब आ जाओ, लेकिन वो दोनों काफी ज्यादा डरी हुई थी। उसके बाद वो सभी चर्च के अंदर ट्रू सैंक्टिफिकेशन चैम्बर की ओर जाने लगते हैं और वहाँ पर जो लेडी लेकोरिस थी वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। सो तभी पेस्ट्री आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उससे बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं, ओके। और इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। वैसे तुम्हें क्या लगता है ये लड़की कौन है? ये हमारे हीरो की गर्लफ्रेंड बनने वाली है? शायद ऐसा मुझे लगता है। तुम लोग अपने जवाब कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और ये एपिसोड कैसा लगा ये भी बताना, ओके। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एंड इन द एंड ऑफ द वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।
और इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लेडी लिकोरिस थी वो अंधेरी की वजह से काफी ज्यादा घबरा रही थी। सो पेस्ट्री उसका हाथ पकड़ के उससे बोलता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम सभी यहीं पर हैं। अब उसके बाद वो दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और वहाँ पर जो लिकोरिस होती है वो सोच रही थी कि मैं इस लड़के से बड़ी हूँ, फिर भी मुझे यहाँ पर एक बच्चे की तरह फील हो रहा है और मैं अपनी बहन को कितना ज्यादा गलत समझ रही थी। मुझे इस बात से काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी कि मैरिज के लिए मेरी बहन को चुना गया, मुझे नहीं, क्योंकि मेरी बहन ज्यादा खूबसूरत है और मैंने लॉर्ड पेस्ट्री के साथ भी कितना रूड बिहेव किया और ऐसा करने के बावजूद भी ये मेरी मदद कर रहे हैं। उसके बाद वो सभी चलते चलते रुक जाते हैं। जो पेट्रा होती है वो पूछती है कि क्या यहाँ पर होने वाली है साइंटिफिकेशन सेरेमनी। सो तभी पेस्ट्री बोलता है कि नहीं, हम मेरे फादर के टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके रॉयल कैपिटल जाएंगे और सेरेमनी वहीं पर होगी। अब उसके बाद वो सभी एक कमरे में आ जाते हैं। वहाँ पर पेस्ट्री सभी को एक दूसरे का हाथ पकड़ने को बोलता है। उसके बाद वो सभी एक गोल लाइन में एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं एंड उसके बाद कैसरोल जब अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है तो काफी तेज रोशनी निकलती है एंड उसके बाद जब वो लोग अपनी आंखें खोलते हैं तो वो आ चुके होते हैं रॉयल कैपिटल में और वहाँ पर पेस्ट्री उन सभी का स्वागत करता है। तभी यहाँ पर सीन बदलता है और हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कुछ लोगों से बोल रहा होता है कि उन कैडलैक्स को सबक सिखाकर अपने आर्मायर हाउस का गौरव फिर से बढ़ाने का ये हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है। एंड वहाँ पर कुछ किराए के गुंडे बदमाश होते हैं जो बोलते हैं कि हम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बताओ हमें किसे मारना है। सो ये आदमी बोलता है कि मारना किसी को नहीं है, बस एक लड़की को यहाँ पर लेकर आना है और इसके लिए तुम्हें 10 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। उसकी बात सुनकर उन बैंडिट्स का लीडर बोलता है कि तुम एक मामूली लड़की को किडनैप करवाने के लिए तो हमें 10 गोल्ड कॉइन्स दोगे नहीं, वो लड़की जरूर से एक नोबल होगी, है ना। तो वो आदमी बताता है कि हाँ, वो हाउस ह्यूब्रैक में मार्गरेव ह्यूब्रैक की डॉटर है, पेट्रा मिली ह्यूब्रैक, एंड उसकी शादी जल्द ही ड्यूक कैडलैक फैमिली में होने वाली है। उसकी बात सुनकर अब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। सो वो आदमी बोलता है कि ये काम बड़े ध्यान से करना। सो उन बैंडिट्स का लीडर बोलता है कि तुम्हें पता तो है ना कि हम कौन हैं? हाँ? अब उसके बाद वो बैंडिट्स उस जगह से बाहर आते हुए अपने बॉस से बोल रहे थे कि बॉस, क्या आप सच में इस काम को करना चाहते हो? ये काम हमें काफी अजीब लग रहा है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ, और आखिर वो एक नोबल लड़की को किडनैप करवाने के लिए वो हम जैसे लोगों को हायर क्यों करेगा? तो तभी उनका बॉस बोलता है कि वो ये काम करवा कर 2 चीजें पाना चाहता है। पहला, हाउस कैडलैक की बदनामी, क्योंकि सेंट्रल आर्मी लीडर के लिए काफी शर्म की बात होगी कि उसके ग्रैंडसन की दुल्हन को ही किसी ने किडनैप कर लिया। और दूसरी चीज, आर्मायर उस किडनैप हुई लड़की को खुद बचाकर हासिल करेगा। बचाने के बाद वो उस किडनैप हुई लड़की से शादी करेगा, जिससे उसे उसका खोया हुआ नोबल टाइटल वापस मिल जाएगा। क्योंकि तुम्हें ये तो पता ही होगा कि एक किडनैप हुई नोबल वुमेन की शादी उसी से होगी जो उसकी जान बचाएगा। उसके बाद हमें फिर से रॉयल कैपिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और इनमें कई सारे सोल्जर्स भी होते हैं और इस बारे में कैसरोल बताता है कि मार्गरेव ने ये सोल्जर्स उसकी बेटी की हिफाजत के लिए लगाए हैं यहाँ पर। कैसरोल की बात सुनकर पेस्ट्री बोलता है कि हमारी तरह एक गरीब नाइट परिवार इतनी बड़ी फोर्स को कभी अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। एंड उसके बाद हम पेट्रा को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब लग रही है और ऐसा इसीलिए नहीं है कि वो बीमार है, बल्कि ऐसा इसीलिए है कि उसका एंगेज होना उसे बिल्कुल सपने की तरह लग रहा है। तो तभी वहाँ पर पेस्ट्री आ जाता है जो पेट्रा से बोलता है कि जो लॉर्ड स्क्वेले है ना, वो एक काफी अच्छे लड़के हैं। पेस्ट्री की बात सुनकर पेट्रा शर्माते हुए बोलती है कि हाँ, मैंने उनकी पेंटिंग देखी है, वो बहुत ज्यादा हैंडसम है। उसकी बात सुनकर पेस्ट्री खुश होते हुए सोचता है कि वाह यार, मैच मेकिंग फोटोज अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हैं। लेकिन तभी पेस्ट्री फिर से स्वीट्स के बारे में सोचने लगता है। पेस्ट्री के सपने पर पानी फेरते हुए आते हैं मार्गरेव, जो कि पेट्रा को लेने के लिए आए हैं क्योंकि जो प्रीस्ट है वो उनका इंतजार कर रहा है। उसके बाद पेट्रा अपने पापा के साथ चली जाती है और पेस्ट्री खुद को समझाता है कि इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ। एंड तभी वहाँ पर फ्यूली और ग्लेसेज आ जाते हैं। कैसरोल फ्यूली से पूछता है कि ड्यूक कैडलैक के स्टेट में सब कुछ ठीक है ना? फ्यूली बोलता है कि बिल्कुल सब टनाटन, लेकिन हाँ, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि जो लॉर्ड्स ऑफ रिमोट फीफ हैं वो यहाँ पर क्यों आए हैं। सो इस पर कैसरोल बोलता है कि मार्गरेव का परिवार और ड्यूक के एक साथ मिल जाने से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोर्स बनेगी। तभी पेस्ट्री वहाँ आकर आगे बोलता है और वो लोग अपने हाथों से इतना अच्छा मौका नहीं गंवाना चाहते होंगे क्योंकि इस टाइम पर वो इन दोनों परिवारों के साथ अपने रिश्ते और भी अच्छे कर सकते हैं। तभी वहाँ पर फ्यूरी बोलता है कि मैंने कॉन्ट्री को ड्यूक स्टेट में ही रहने दिया है, वहाँ पर सबको संभाले रखने के लिए। अब तभी कैसरोल पेस्ट्री से बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। जैसा कि तुम जानते ही हो कि लेडी पेट्रा की सैंक्टिफिकेशन सेरेमनी फिनिश होने में थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक क्या तुम लेडी पेट्रा को गेस्ट रूम में ले जाकर उनका ख्याल रखोगे ताकि वो थोड़ा रिलैक्स कर पाए? क्योंकि दोस्तों, जो लेडी लिकोरिस है वो इस वक्त काफी ज्यादा थकी हुई है। तभी फ्यूली पेस्ट्री से बोलता है कि तुम्हारे पास ये अच्छा मौका है। अब फ्यूली पेस्ट्री से क्या बोलना चाहता है तुम लोग तो समझ ही गए होगे। तो अब पेस्ट्री लिकोरिस के पास जाकर उससे बोलता है कि यहाँ पर इतना सब कुछ होने की वजह से शायद से आप रिलैक्स नहीं कर पा रही हैं। चलिए कुछ देर आप गेस्ट रूम में आराम कर लीजिए।
पहले तो लिकोरिस काफी ज्यादा हिचकिचाती है, लेकिन जब पेस्ट्री उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाता है और बोलता है कि मैं भी वहाँ पर आपके साथ चलूंगा, तब तो भैया लिकोरिस राजी हो जाती है। अब उसके बाद वो दोनों गेस्ट रूम की ओर जाने लगते हैं। सो फ्यूली पेस्ट्री से बोलता है कि देखो कुछ भी ऐसा मत करना जिससे यंग लेडी रोने लगे। सो पेस्ट्री बोलता है कि मैं आपकी तरह नहीं हूँ फ्यूली। एंड तभी कैसरोल फ्यूली से बोलता है कि क्या तुम मेरे बेटे के दिमाग में ये अजीब से आइडियाज घुसना बंद करोगे। सो फ्यूली बोलता है कि अरे मैं तो बस ऐसे मजाक कर रहा हूँ। उसके बाद हमें आर्मायर हाउस का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर ये आदमी मस्त शराब पीते हुए बोलता है कि सैंक्टिफिकेशन सेरेमनी जल्दी फिनिश होने वाली है। कैडलैक, मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूंगा। उसके बाद हम रॉयल कैपिटल में एक सोल्जर को देखते हैं जो बोलता है कि मैं सेंट्रल आर्मी का स्टाफ ऑफिसर वेजन हूँ और मैं जनरल कैडलैक के ऑर्डर्स के अनुसार यहाँ पर लेडी पेट्रा को गाइड करने के लिए आया हूँ। ये देखकर मार्गरेट बोलता है कि इस सब चीजों के लिए मैं हिज ग्रेस को धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद पेट्रा और उसके पापा दोनों उस बग्गी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब उनके जाने के बाद कैसरोल बोलता है कि एक बार एंगेजमेंट के रिसेप्शन खत्म हो जाए एंड उसके बाद जब हैप्पी कपल वापस आएंगे उसके बाद हमें बस उन्हें सेफली उनकी टेरिटरी में लेकर जाना है। लेकिन वहाँ पर कैसरोल ये भी बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और इनके बीच कोई भी गद्दार छुपा हुआ हो सकता है, इसीलिए अभी भी हमें अपनी नजरें चौकन्नी रखनी होंगी। सो तभी फ्यूली बोलता है कि मुझे तो पेस्ट्री की ज्यादा चिंता हो रही है। आफ्टर ऑल अब वो एक छोटा बच्चा थोड़ी है, वो एक कमरे में एक लड़की के साथ, वो भी बिल्कुल अकेला, कहीं वहाँ पर कुछ गलती से गलती ना हो जाए। सो इस पर कैसरोल बोलता है कि तुम्हें उनकी इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर उनके साथ कोई और भी है। अब उसके बाद हम पेस्ट्री को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा नर्वस होता है क्योंकि मेड साइरा वहीं पर होती है उनके साथ। और अब वहाँ पर पेस्ट्री उनसे पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। सो साइरा बोलती है कि मेरी ड्यूटी लेडी लिकोरिस की हिफाजत करना है। सो पेस्ट्री बोलता है कि शायद से आपको तो इस वक्त लेडी पेट्रा के साथ उनकी एंगेजमेंट में होना चाहिए था। सो इस पर साइरा बोलती है कि मेरी ड्यूटी लेडी को प्रोटेक्ट करना है। अब उसकी बात सुनकर पेस्ट्री सोचता है कि ये वैसा कुछ भी नहीं होने देगी जैसा ये खुद सोच रही है। अरे यार मैं गलत क्या करूंगा, मैं बस एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा हूँ। सो अब वहाँ पर पेस्ट्री बोलता है कि आप बैठ जाइए ना हमारे साथ। सो साइरा बोलती है कि नहीं, मैं खड़ी ही ठीक हूँ। सो पेस्ट्री बोलता है कि आपको थोड़ा रिलैक्स भी हो जाना चाहिए क्योंकि अगर आप स्वीट्स में ज्यादा शक्कर डाल दोगे तो वो हद से ज्यादा मीठी हो जाएंगी। लेकिन अगले ही पल में साइरा का एक्सप्रेशन देखकर पेस्ट्री माफी मांग लेता है। अब उनकी ये बातें हो ही नहीं थी तभी अचानक पेस्ट्री को कुछ सुनाई देता है क्योंकि दोस्तों रॉयल कैपिटल में कुछ तो हुआ है। और अगले ही पल में हम देखते हैं कि पेस्ट्री और लिकोरिस के चारों ओर एक सर्कल बन जाता है एंड अचानक ही वहाँ से बहुत तेज रोशनी निकलती है और अगले ही पल में उनके नीचे का फ्लोर गायब हो जाता है और वो दोनों नीचे एक गड्ढे में गिर जाते हैं। चिल्लाने की आवाज सुनकर कैसरोल और बाकी सभी उस कमरे में आते हैं और पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। तो साइरा बताती है कि आपका बेटा और लेडी लिकोरिस अचानक ही यहाँ नीचे गायब हो गए। एंड दोस्तों जो वो गड्ढा होता है ना वो काफी ज्यादा गहरा होता है और इतना बड़ा गड्ढा पल भर में तो सिर्फ मैजिक के जरिए ही बनाया जा सकता है। तो अब वहाँ पर कैसरोल फ्यूली से बोलता है कि कैडलैक, मार्गरेट और बाकी सबको जो कुछ भी हुआ वो एक्सप्लेन कर दो। एंड अगले ही पल में कैसरोल उस गड्ढे में छलांग मार देता है, बोले तो कतई स्टाइल में। अब ये देखकर फ्यूली बोलता है कि ये दोनों कभी किसी की नहीं सुनते, जैसा बाप वैसा बेटा। और वहीं दूसरी तरफ कैसरोल नीचे गड्ढे की गहराई में आ जाता है और एक जगह जहां उसे रोशनी दिख रही है अब वो उस रोशनी की ओर जाता है। वहीं दूसरी ओर आर्मायर हाउस में हम पेस्ट्री को देखते हैं जो रस्सियों से बंधा हुआ है और जब पेस्ट्री की आंखें खुलती हैं तो उसके सामने लिकोरिस होती है जो रस्सियों से बंधी हुई है। एंड वहीं पर होता है उन बैंडिट्स का लीडर जो पेस्ट्री को जागा हुआ देखकर उससे बोलता है कि ज्यादा डरो मत, हम कुछ टाइम में तुम्हें छोड़ देंगे। वहीं उस आदमी की बातें सुनकर पेस्ट्री सोचता है कि क्या वो गड्ढा इस आदमी ने बनाया था और अब तक तो फादर को भी इन सब की जानकारी हो गई होगी, वो मदद लेकर जल्दी आते होंगे, लेकिन जब तक मदद नहीं आती मुझे इंतजार करना होगा। और वैसे आखिर उन्होंने मुझे किडनैप क्यों किया? मैं तो बस एक गरीब नाइटहुड का वारिस हूँ, मेरी इतनी कीमत नहीं है। लेकिन अपनी आंखों के सामने लिकोरिस को देखकर उसे थोड़ा बहुत समझ आता है। अब उसके बाद उन बैंडिट्स का लीडर बोलता है कि देखो बच्चे, यहाँ से भागने के बारे में तो सोचना भी मत क्योंकि अगर तुमने एक छोटी सी भी गलती की तो हम तुम्हें यहीं खत्म कर देंगे। एंड अब वो वहाँ से चला जाता है और पेस्ट्री सोचता है कि मुझे लिकोरिस को प्रोटेक्ट करना होगा। वहीं दूसरी ओर कैसरोल उस रोशनी के काफी करीब पहुंच चुका है। तो दोस्तों ये एक रास्ता होता है और बाहर आने पर कैसरोल अपने चारों ओर देखता है और पीछे उसे एक बड़ा घर दिखाई देता है लेकिन वहां उसे कोई इंसान दिखाई नहीं देता। वहीं दूसरी ओर अब लिकोरिस को भी होश आ गया है तो पेस्ट्री उसे बताता है कि हमें किडनैप कर लिया गया है। ये बात सुनकर लिकोरिस काफी ज्यादा घबरा जाती है लेकिन पेस्ट्री उससे बोलता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। और पेस्ट्री की ये बात सुनकर लिकोरिस सोचती है कि ना जाने क्यों जब भी ये मुझसे बोलता है कि बिल्कुल भी चिंता मत करो, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि जैसे चिंता करने की तो मुझे कभी जरूरत ही नहीं है। लेकिन वहाँ पर एक और बैंडिट होता है जो पेस्ट्री से बोलता है कि क्या वे लड़की के सामने शो ऑफ कर रहा है। उसको देखकर पेस्ट्री सोचता है कि ये जरूर से एक मैजिक यूजर होगा लेकिन इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि इनके पास दूसरे मैजिक यूजर्स होंगे या नहीं। मुझे सब कुछ सोच समझ के करना होगा।
एंड अब पेस्ट्री उस आदमी से पूछता है कि तुम हमारे साथ क्या करने वाले हो। सो वो आदमी बताता है कि हमें तो उस लड़की की जरूरत है और तुम शायद से हम तुम्हें मार देंगे। सो पेस्ट्री बोलता है कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपको 200 गोल्ड कॉइन्स मिल सकते हैं। उसकी बात सुनकर वो आदमी बोलता है कि क्या 200? एंड उसका एक्सप्रेशन देखकर पेस्ट्री को समझ में आता है कि किडनैपिंग की प्लानिंग तो किसी दूसरे इंसान ने की है, ये तो सिर्फ मोहरे हैं। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर वो शतरंज का खिलाड़ी कौन है। और अब पेस्ट्री उस आदमी से बोलता है कि मैं एक नोबल फैमिली का वारिस हूँ, मेरी जान की कीमत बहुत ज्यादा है और शायद से जिस पर्सन ने हमें यहाँ पर किडनैप किया है वो भी एक नोबल होगा। अगर हम दोनों नोबल एक साथ मिलकर बैठकर बात करेंगे तो इससे आप लोगों को और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। वहीं लिकोरिस बस पेस्ट्री को देखे जा रही है कि ये कर क्या रहा है। सो अब पेस्ट्री की बातों में आकर वो आदमी बोलता है कि कितने पैसे? अगर तुमने मुझसे झूठ बोला ना तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। वहीं इस आदमी की बात सुनकर पेस्ट्री को समझ में आता है कि इन सब के पीछे एक नोबल का हाथ है और आसपास की दीवारों की जो बनावट है उसके मुताबिक उन नोबल्स की रैंक हाई होगी। क्या वो एक ड्यूक हो सकता है? लेकिन यहाँ पर कई सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें रिपेयरिंग की जरूरत है और इतने बड़े मेंशन को हर 10 साल में तो मेंटेन किया ही जाना चाहिए। शायद से ये कोई पुराना नोबल होगा जिसे उसके ओहदे से निकाल दिया गया हो और शायद से ऐसा हो सकता है कि कैडलैक्स या फिर ह्यूब्रेक्स उस नोबल की बर्बादी के पीछे हों। और अब पेस्ट्री हमें बताता है कि जब हमें लेडी पेट्रा की प्रोटेक्शन के लिए असाइन किया गया था तब हमें बहुत सारे धमकी भरे लेटर्स मिले और उस लिस्ट में वो पर्सन जो मेरी ध्यान दी गई सारी कंडीशंस पर खड़ा उतरता है वो ये है द फॉर्मर ड्यूक ऑफ हाउस एयरमायर। एंड उसके बाद पेस्ट्री अपनी एक रेड बेल्ट को रेप्लिकेट कर लेता है एंड अपने डैड के मैजिक का इस्तेमाल करके उसे अपने डैड के पास ही भेज देता है। वहीं कैसरोल, फ्यूली और ग्लेसियस उसी कमरे में होते हैं जहां से पेस्ट्री और लिकोरिस किडनैप हुए थे और वहां पर जो सायरा होती है उसे लेडी लिकोरिस की काफी ज्यादा चिंता हो रही है और अब ये लोग आपस में डिस्कशन करने लगते हैं कि आखिर इन सबके पीछे कौन होगा। सो कैसरोल बोलता है कि अगर हमें ये पता होता तो अब तक हम बहुत कुछ कर चुके होते। तभी सायरा बोलती है कि आखिर तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो, तुम्हारा खुद का बेटा वहाँ पर लेडी लिकोरिस के साथ किडनैप हुआ है, क्या तुम्हें उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है? तो इस पर कैसरोल बोलता है कि अगर लेडी लिकोरिस अकेली किडनैप हुई होती तो मुझे उनकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती, लेकिन मेरा बेटा उनके साथ है, वो जरूर से कुछ ना कुछ करेगा। और अगले ही पल वहाँ पर पेस्ट्री की रेप्लिकेट की हुई बेल्ट आ जाती है जिसमें पेस्ट्री ने कुछ लिखा हुआ भी है। उस बेल्ट में लिखा हुआ है कि वो लोग आर्मायर एस्टेट में किडनैप हैं और इन सबके पीछे का जो दोषी हो सकता है वो आर्मायर हाउस का फॉर्मर ड्यूक हो सकता है। अब ये पढ़कर तभी कैसरोल बोलता है कि फ्यूली चलो कैडलैक एस्टेट में चलते हैं और मदद के लिए लोग इकट्ठा करते हैं और ज्यादा लोग इकट्ठा करने के बाद हम आर्मायर एस्टेट जाएंगे। सो तभी फ्यूली बोलता है कि तुम मुझे अपने मैजिक के जरिए भी कैडलैक एस्टेट भेज सकते हो, शायद से तुम्हें पेस्ट्री की इतनी ज्यादा चिंता हो रही है कि तुम सब कुछ भूल चुके हो। उसके बाद कैसरोल फ्यूली को टेलीपोर्ट करके कैडलैक एस्टेट भेज देता है। वहीं दूसरी ओर अब उन बैंडिट्स का लीडर वापस से उस कमरे में आ जाता है जहाँ पर लिकोरिस और पेस्ट्री बंधे हुए हैं और वो आते ही लिकोरिस पर चिल्लाने लगता है कि ये बेवकूफ लड़की। एंड उसके बाद वो लिकोरिस को पकड़ने के लिए उसकी ओर बढ़ता है लेकिन तभी पेस्ट्री टेलीपोर्ट होकर उसके सामने आ जाता है। सो वो लीडर पेस्ट्री में ही एक पंच मार देता है एंड उसके बाद जो लीडर होता है वो बोलता है कि वो सबकी कीमत चुकाएगा। सो ये बैंडिट पूछता है कि क्या हुआ बॉस? सो वो बताता है कि उस हरामखोर ने मुझसे कहा कि हम गलत लड़की को किडनैप करके ले आए हैं, वो इसके लिए हमें पैसे नहीं देगा। ये उस लड़की की जुड़वा बहन है। उस लड़की की एंगेजमेंट इस वक्त बिना किसी दिक्कत के हो रही होगी। उसकी बातें सुनकर पेस्ट्री को समझ में आता है कि वो आए तो थे लेडी पेट्रा को पकड़ने के लिए लेकिन लेडी लिकोरिस को तो उन्होंने गलती से पकड़ लिया। एंड अब ये इन बैंडिट्स का बॉस होता है, वो बोलता है कि हम अपने पीछे कोई भी सुराग नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो आर्मायर हाउस का हरामखोर हो या फिर ये बच्चे। उसके बाद वो अपनी तलवार निकाल लेता है और ये देखकर लिकोरिस बहुत ज्यादा डर जाती है। एंड उसके बाद वो आदमी लिकोरिस पर हमला करने ही वाला था लेकिन अगले ही पल में उसके हाथ पर कोई अटैक कर देता है जिससे उसकी तलवार उसके हाथ से छूट जाती है। और ये होता है पेस्ट्री जो बोलता है कि वहाँ कहाँ जा रहे हो, मुझ पर ध्यान दो। वो बॉस बोलता है कि आखिर तुमने अपने आप को रस्सियों से कब छुड़ाया? सो पेस्ट्री बोलता है कि ये बताना मैं तुम्हें जरूरी नहीं समझता। और अब पेस्ट्री लेडी लिकोरिस से बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब उसके बाद पेस्ट्री उस बॉस की तरफ आगे बढ़ने लगता है, बोलता है कि तुम सरेंडर करोगे या फिर? तो उनका बॉस बोलता है कि बच्चे अभी तो बस शुरुआत है। सो पेस्ट्री बोलता है माफ करना, ये चेकमेट है। तो गाइस अब पेस्ट्री लिकोरिस को लेकर यहाँ से कैसे बचकर निकलेगा या फिर कोई इनकी मदद के लिए आएगा? और हाँ अब तो ये 100% क्लियर है कि ये लड़की लिकोरिस हमारे पेस्ट्री की गर्लफ्रेंड, जीवन साथी, वाइफ, जो कुछ भी कहो वो बनने वाली है। तो हमारे इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इस एपिसोड की शुरुआत में जो बैंडिट्स का बॉस होता है वो पेस्ट्री को देखकर सोचता है कि इसने उस नीचे गिरी हुई तलवार से अपनी रस्सियों को काट लिया होगा और जो उसका एक साथी बैंडिट था वो उसे भी हरा देता है। और वहीं दूसरी तरफ कैसरोल बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर हाउस एयरमायर पर हमला कर देता है और ये देखकर आर्मायर काफी ज्यादा घबरा जाता है
और अब इसके बाद ये आवाजें सुनकर पेस्ट्री लिकोरिस को बताता है कि अब हम सेफ हैं, हमारे लिए मदद आ चुकी है। एंड पेस्ट्री उस बैंडेड बॉस से बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बचकर नहीं निकलने दूंगा। एंड अगले ही पल में वहाँ पर कैसरोल रह जाता है ग्लेसिएज के साथ। एंड अब उसके बाद पेस्ट्री और कैसरोल उस बैंडेड को घेर लेते हैं और वहीं दूसरी तरफ कैसरोल लिकोरिस की रस्सियां खोलने के लिए चला जाता है। अब ऐसी सिचुएशन देखकर वो बॉस सोचता है कि मेरे यहाँ से बचकर निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने लिए एक नया रास्ता खुद बना लूंगा। एंड उसके बाद वो बैंडेड जमीन पर हाथ पटकता है एंड अचानक से काफी ज्यादा तेज रोशनी निकलती है। उस रोशनी की वजह से एक पल को पेस्ट्री और कैसरोल को कुछ भी दिखाई नहीं देता। एंड वहाँ पर वो बैंडेड एक गड्ढा बनाकर वहाँ से बच निकलता है। और अब इसके बाद कैसरोल पेस्ट्री से बोलता है कि सच में मुझे इस बात पर काफी गर्व है कि तुम मेरे बेटे हो। और वहाँ पर कैसरोल ये देखकर काफी खुश था कि दोनों बच्चे बिल्कुल सही सलामत हैं। और वहाँ पर जो लिकोरिस होती है वो पेस्ट्री को देखकर शर्मा रही होती है। एंड उसके बाद वहाँ पर फ्यूली भी आ जाता है 2 सोल्जर्स को लेकर। उनमें से एक सोल्जर कैडलैक फैमिली से और दूसरा ह्यूब्रैक फैमिली से। ह्यूब्रैक फैमिली का सोल्जर लिकोरिस के पास जाकर उससे पूछता है कि कहीं आपको चोट तो नहीं लगी ना। सो लिकोरिस बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वो सोल्जर लिकोरिस को लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन लिकोरिस अभी भी पेस्ट्री की ओर देख रही थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी को बंदी बना लिया गया होता है। और वहाँ पर वो लोग एक ड्यूक लीहेंगो आर्मायर नाम के बंदे को भी अरेस्ट कर लेते हैं, जिसे वो इस किडनैपिंग का मास्टरमाइंड समझ रहे हैं। और वहाँ पर कैसरोल हमें बताता है कि आज से 20 साल पहले हाउस आर्मायर में एक इन्वेस्टिगेशन हुई एंड उसके बाद हाउस आर्मायर को उनके टाइटल से बेदखल कर दिया गया, क्योंकि वो हमारे राज्य की खबरें दुश्मन तक पहुंचा रहे थे। और तभी वहाँ पर कैडलैक फैमिली का रिटेनर आके बोलता है कि जो हिज ग्रेस हैं वो आपका इंतजार कर रहे हैं, ताकि आप उन्हें इस इंसिडेंट के बारे में अच्छे से समझा पाओ। प्लीज आप हमारे साथ चलिए इस गैरेज में बैठकर। सो तभी कैसरोल बोलता है कि हमें थोड़ा काम है, सो फ्यूली तुम ये सब हैंडल कर लो, ओके। और वहाँ पर पेस्ट्री भी बोलता है क्योंकि जो हमारा दुश्मन है वो यहाँ से भागने के लिए मैजिक का यूज करेगा और इस टाइम पर सिर्फ हम ही उससे लड़ाई कर सकते हैं। उसके बाद पेस्ट्री और कैसरोल वहाँ से चले जाते हैं और बेचारा फ्यूली यहाँ पर फंस जाता है। उसके बाद कैसरोल और पेस्ट्री हाउस आर्मायर में छानबीन करते हुए आपस में बात कर रहे थे कि आखिर उन बैंडिट्स का लीडर भागकर कहाँ जा सकता है। सो तभी पेस्ट्री कैसरोल से बोलता है कि जब उसने अपने मैजिक का इस्तेमाल किया तो मुझे उसके स्पेल से कुछ ज्यादा पावर महसूस नहीं हुई, और इसका मतलब है कि उस बैंडिट में इतनी ताकत नहीं है कि वो ज्यादा दूर तक भाग कर जा पाए। और भले से ही उसने भागने के लिए अपने लिए गड्ढा बना लिया हो, लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं होगी कि वो उस गड्ढे को ज्यादा दूर तक बना पाए। और इसके अलावा इस घर को चारों ओर से हमारे लोगों ने घेर रखा है, तो अगर वो कहीं आसपास होता तो अब तक वो पकड़ा जाता। एंड उसके बाद वो दोनों उसी कमरे में आ जाते हैं जहाँ से वो बैंडेड भागा था। और वहाँ पर वो अपनी तलवार निकाल कर बोलते हैं कि अब नाटक बंद करो, हमें पता है कि तुम यहीं पर हो। एंड उसके बाद जो बैंडेड होता है वो उसी गड्ढे में से बाहर निकलता है और वो बैंडेड पेस्ट्री को बताता है कि वो इस ट्रिक का इस्तेमाल तब करता है जब उसके पास ज्यादा ताकत नहीं होती लड़ने के लिए, लेकिन अब शायद से मुझे तुम दोनों से लड़ना ही होगा। सो तभी पेस्ट्री बोलता है कि मैं तुमसे अकेला लड़ूंगा क्योंकि मुझे तुमसे थोड़ा हिसाब चुकता करना है। उसके बाद पेस्ट्री उस बैंडेड को अपना नाम बताते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। हाँ, सो वो बैंडेड बताता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अकेला छोड़ दिया था, जिसकी वजह से मेरा कोई फैमिली नेम नहीं है, तुम बस मुझे स्टूडेंट बुला सकते हो। और वहीं दूसरी तरफ वो बैंडेड ये सोच रहा था कि ये बच्चा काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन है तो आखिर ये एक बच्चा ही, मैं इसको हॉस्टेज बनाकर यहाँ से बचकर निकल सकता हूँ। एंड अगले ही पल में वो बैंडेड पेस्ट्री पर हमला कर देता है और ये देखकर कैसरोल घबरा जाता है कि क्या पेस्ट्री इस हमले को डॉज कर पाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पेस्ट्री उसके अटैक को इस तरीके से डॉज करता है कि उस बैंडेड की तलवार ही टूट जाती है। एंड उसके बाद पेस्ट्री उस बैंडेड पर हमला करके उसे हरा देता है। अब इसके बाद कैसरोल उस बैंडेड के हाथों को बांधने लगता है। वहीं वो बैंडेड पेस्ट्री से पूछता है कि अभी अभी तुमने ये क्या किया। सो पेस्ट्री बताता है कि हमेशा तुम्हें अपनी नजरें अपने हथियार पर रखनी चाहिए। एंड अब उसके बाद जब कैसरोल उस बैंडेड की टूटी हुई तलवार को देखता है तब उसे समझ में आता है कि पेस्ट्री ने यहाँ पर अपने रेप्लिकेट मैजिक का इस्तेमाल किया है। उसने दीवार की दरारों को इस बैंडेड की तलवार पर रेप्लिकेट कर दिया था। और ये सब जानकर कैसरोल पेस्ट्री से बोलता है कि तुम ना काफी ज्यादा चालाक हो। और वहीं दूसरी तरफ पेस्ट्री सोचता है कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो क्या मैं अपनी स्वीट्स की दुनिया एक दिन बना पाऊंगा या फिर नहीं। उसके बाद दोस्तों हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर आज स्क्वेले और पेट्रा की ऑफिशियल एंगेजमेंट पार्टी है और उन दोनों को कई सारे लोग उनकी एंगेजमेंट पर काफी सारी बधाइयां भी दे रहे हैं। और ये सब देखकर कैसरोल और पेस्ट्री दोनों काफी खुश होते हैं। तभी ड्यूक कैडलैक कैसरोल के पास आते हैं। कैसरोल उन्हें इस एंगेजमेंट की बधाइयां देता है और उन दोनों को यहाँ पर इन्वाइट करने के लिए थैंक्स भी बोलता है। सो कैडलैक बोलता है कि अरे नहीं, मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि तुम्हारी वजह से आज ये एंगेजमेंट हो पा रही है। और वहाँ पर कैडलैक पेस्ट्री को भी थैंक्स बोलता है
है उसकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ लेडी लिकोरिस की जान बचाने के लिए। सो पेस्ट्री बोलता है कि ये तो मेरा कर्तव्य था। और वहीं दूसरी तरफ हम स्क्वेले और पेट्रा को देखते हैं जो काफी ज्यादा खुश होते हैं एंड उसको देखकर कैडलैक बोलता है कि काश मेरा पोता इस एंगेजमेंट के बाद थोड़ा मैच्योर हो जाए। एंड तभी पेस्ट्री कैडलैक से बोलता है कि माय लॉर्ड, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जो कुछ टाइम पहले किडनैपिंग हुई थी उसमें मुझे कुछ बातें बड़ी ही अजीब लगी। आगे पेस्ट्री बताता है कि उस बैंडेट और उसके साथियों की जो फाइटिंग स्किल्स थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन उसने वहाँ पर गलत टारगेट को किडनैप कर लिया, यानी कि लेडी लिकोरिस। और कहीं ये सब गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से तो नहीं हुआ है। और दूसरी चौंकाने वाली बात ये कि एक ऐसा नोबल जिसे काफी वक्त पहले उसके काम से निकाल दिया गया है, उसके अभी भी रॉयल कैपिटल से इतने अच्छे कनेक्शंस हैं कि वो इतना कुछ करवा पाया। ये सारी चीजें बड़ी अजीब हैं, है ना? और ये सारी चीजें देखकर लगता है कि इन सब में किसी तीसरे पर्सन का भी हाथ है। कोई ऐसा इंसान जो इस सारी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन की वजह है, जिसके रॉयल कैपिटल के साथ भी अच्छे संबंध हों। सो अब उसकी ये बातें सुनकर कैडलैक पूछता है कि आखिर ये कौन हो सकता है। सो पेस्ट्री बोलता है कि मान लीजिए अगर लेडी पेट्रा और लॉर्ड स्क्वेरे की एंगेजमेंट नहीं होती तो उससे सबसे ज्यादा फायदा किसको होता? तो यहाँ पर पेस्ट्री कहीं ना कहीं ड्यूक कैडलैक को ही तीसरा कल्प्रिट मान रहा है, क्योंकि जो ड्यूक कैडलैक है वो शुरुआत से ही नहीं चाहता कि स्क्वेले और पेट्रा की एंगेजमेंट हो। और अब उसकी बातें सुनकर ड्यूक कैडलैक बोलता है कि तुम्हारे कहने का मतलब वो कोई मैं हूँ, हाँ? सो पेस्ट्री बोलता है कि मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, और वैसे भी मैं तो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा हूँ, तो आपको मेरी बातों पर इतना ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। हम बच्चे तो ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कैसरोल पेस्ट्री से इशारा करके बोलता है कि कुछ भी मत बोलो। सो अब इसके बाद पेस्ट्री ड्यूक कैडलैक से बोलता है कि माय लॉर्ड, जैसा कि आपको पता ही होगा कि जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर बहुत ही कम फसलें उगती हैं, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसी प्रिपरेशंस हैं जिनके जरिए हम हर एक चीज को और भी बेहतर बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त उस काम को करने के लिए पर्याप्त चीजें नहीं है। उसकी बात सुनकर ड्यूक कैडलैक बोलता है कि तुम्हारा मतलब पैसे, हाँ? एंड उसके बाद पेस्ट्री बोलता है कि काश माय लॉर्ड, आप जैसा समझदार इंसान हम जैसे लोगों के साथ थोड़ी सिंपैथी दिखाकर हमारी सिचुएशन को समझ पाए और हमें थोड़ी मदद ऑफर करे। सो उसकी बात सुनकर ड्यूक कैडलैक बोलता है कि तुम्हारी ये काफी अच्छी ट्रिक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी मदद करना मेरी योग्यता से बाहर की बात है तो। सो अब उसकी बात सुनकर पेस्ट्री बोलता है कि आपको वहाँ पर लॉर्ड मार्ग्रेव तो दिख ही रहे होंगे, है ना? हम बस थोड़ी देर में उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए जा रहे हैं, और आपको तो पता ही है कि मेरी जबान कितनी ज्यादा फिसलती है, और कहीं मेरे मुंह से कुछ अनाप शनाप निकल गया तो फिर तो तभी ड्यूक कैडलैक बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मानता हूँ और तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। सो इसके लिए पेस्ट्री ड्यूक कैडलैक को थैंक्स बोलता है। सो तभी ड्यूक कैडलैक बोलता है कि अब मैं कुछ बोलने वाला हूँ, लेकिन वो सारी बातें मैं खुद से ही बोलने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज तुम इन सारी बातों को इग्नोर करना। हाँ, ये बात सच है कि मैंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन को लीक किया ताकि वो लोग किडनैपिंग के लिए इनकरेज हो जाएं, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता था कि मेरे पोते की पेट्रा के साथ एंगेजमेंट रुक जाए। और तुम्हें शायद से मेरी ये सारी बातें एक एक्सक्यूज लग सकती हैं, और ये बात भी सच है कि मेरी ही वजह से लेडी पेट्रा भी किडनैप हुई थी, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं चाहा कि मार्ग्रेव की फैमिली के साथ कुछ भी गलत हो। समझ गए तुम? तो पेस्ट्री बोलता है कि मैं क्या समझूं, आप तो अपने आप से ही बात कर रहे हो ना। एंड तभी वहाँ पर लॉर्ड ह्यूब्रेक आते हैं, जो वहाँ पर कैसरोल और पेस्ट्री को थैंक्स बोलने के लिए आए थे। एंड जी भर के थैंक्स बोलने के बाद मार्ग्रेव पेस्ट्री से पूछता है कि तुम्हारी जो सैंक्टिफिकेशन सेरेमनी है वो हो चुकी है ना? पेस्ट्री बोलता है हाँ। एंड उसके बाद मार्ग्रेव पेस्ट्री से बोलते हैं कि तुम्हारी जो एबिलिटीज है ना वो काफी ज्यादा अमेजिंग हैं। वैसे मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम किसी लड़की को पसंद करते हो? क्या तुम्हारे दिल में कोई है जिसे तुम अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो? सो पेस्ट्री बोलता है कि इन सभी चीजों के लिए अभी मैं काफी छोटा हूँ। सो अब इसके बाद मार्ग्रेव पेस्ट्री से बोलते हैं कि अगर तुमने अपने लिए एक सही जीवन साथी चुना ना तो तुम्हारा फ्यूचर काफी ज्यादा अच्छा होगा। सो पेस्ट्री बोलता है कि अभी तक मुझे कोई ऐसा मिला ही नहीं जो मेरा पार्टनर बन पाए। सो तभी मार्ग्रेव पेस्ट्री से पूछता है कि तुम्हें मेरी बेटी कैसी लगती है? हाँ। सो पेस्ट्री बोलता है कि क्या, लेकिन लेडी पेट्रा की तो एंगेजमेंट हो चुकी है। सो मार्ग्रेव बोलता है कि अरे बेवकूफ, मैं अपनी दूसरी बेटी लिकोरिस की बात कर रहा हूँ, वैसे वो तुमसे शादी करने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। अब ये सुनने के बाद पेस्ट्री हिचकिचाते हुए बोलता है कि ये मेरे लिए काफी ऑनर की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं लेडी लिकोरिस के लायक नहीं हूँ। उनके लिए तो आपको मुझसे भी कई ज्यादा बेहतर लड़का मिल जाएगा। पेस्ट्री की बात सुनकर मार्ग्रेव पेस्ट्री को घूरते हुए बोलता है कि कहीं तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं है कि मेरी बेटी तुम्हारे लायक नहीं है? सो पेस्ट्री घबराते हुए बोलता है कि मेरे कहने का ऐसा तो कुछ भी मतलब नहीं था। और वहीं ये सब देखकर कैडलैक काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, और अब मार्ग्रेव पेस्ट्री से बोलता है कि अगर तुम्हारे कहने का मतलब ऐसा नहीं था तो क्या तुम मेरी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो? अब भैया हमारा पेस्ट्री चले जाता है सदमे में, उसे समझ में नहीं आता वो क्या बोली और क्या नहीं। एंड अब पेस्ट्री घबराते हुए बोलता है कि देखिए, मैं इस बात को मानने से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि लेडी लिकोरिस बहुत ही ज्यादा होनहार हैं, लेकिन वो। एंड तभी मार्ग्रेव कैसरोल से पूछता है कि तुम तो इनकी शादी के लिए राजी हो ना कैसरोल? सो अब कैसरोल भी वहाँ पर इन दोनों की शादी के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि वो ह्यूब्रेक
फैमिली को नाराज नहीं करना चाहता था। कैसरोल की बात सुनकर मार्ग्रेव अगले ही पल में अपने रिटेनर से बोलता है कि चलो अब इसकी अनाउंसमेंट किए देते हैं। एंड तभी ड्यूक कैडलैक भी बोलता है कि मैं भी इनकी अनाउंसमेंट किए ही देता हूँ। इसके बाद दोस्तों अनाउंसमेंट हो जाती है कि लॉर्ड कैसरोल का जो बेटा है यानी फीफ ऑफ द मॉर्टेन का वारिस वो आज एंगेज्ड हो गया है। और वहीं ये सब देखकर पेस्ट्री सोचता है कि अब स्वीट्स बनाने के बजाय मुझे अपनी शादी के लिए एक बड़ा सा जॉइंट वेडिंग केक बनाना होगा। एंड तभी वहाँ पर लिकोरिस आती है जो पेस्ट्री को थैंक यू बोलती है उसकी जान बचाने के लिए। और वहीं लिकोरिस को देखकर पेस्ट्री सोचता है कि क्या ये हमेशा से इतनी खूबसूरत थी। एंड तभी वहाँ पर मार्ग्रेव आकर बोलता है कि मैं डोनाचल मिले ह्यूब्रैक ये अनाउंसमेंट करता हूँ कि मेरी दोनों बेटियों के लिए मुझे पार्टनर्स मिल चुके हैं। पहले हैं लॉर्ड स्क्वेले कैडलैक और दूसरे हैं लॉर्ड पेस्ट्री मॉर्टेन। और तभी वहाँ पर ड्यूक कैडलैक बोलता है कि अब से हमारे संबंध सिर्फ ह्यूब्रैक फैमिली के साथ ही नहीं होंगे बल्कि द ग्रेट हीरो लॉर्ड कैसरोल के बेटे के साथ भी होंगे और आज हम इसका जश्न मनाने वाले हैं। तभी जो स्क्वेले होता है वो पेस्ट्री से बोलता है कि आज से हम दोनों ब्रदर्स इन लॉ हैं और इसी वजह से अब से तुम मुझे बड़े भाई बुलाना। पेट्रा बोलती है कि और मुझे बड़ी बहन। ओके पेस्ट्री बोलता है कि इतना सब कुछ इतनी जल्दी। अब तभी यहाँ सीन बदलता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जो एक जगह पर अकेला खड़े सोच रहा था कि अचानक से कितना कुछ हो गया। तभी वहाँ पर लिकोरिस आती है जो आते ही पेस्ट्री से पूछती है कि आज आपकी और मेरी एंगेजमेंट हो गई है, कहीं आप इससे नाराज तो नहीं हो। सो पेस्ट्री बोलता है कि नाराज, मैं तुम्हें पाकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। उसकी बात सुनकर लिकोरिस भी खुश हो जाती है। एंड तभी वहाँ पर मेड साइरा कुछ लेकर आती है। लिकोरिस बताती है कि पिछली बार आपने मुझे अपने हाथों से बनी कुकीज खिलाई थी और इसी वजह से आज मैंने ये कुकीज आपके लिए बनाई हैं। एंड उसके बाद लिकोरिस पेस्ट्री से बोलती है कि प्लीज आप इन्हें टेस्ट करके बताइए ना कि ये कैसी हैं। एक कुकी लेने के बाद पेस्ट्री पहले तो उसे अच्छे से देखता है, उसके बाद उसे स्मेल करता है। उसके बाद जब वो उस कुकी को टेस्ट करता है तो वो सोचता है कि इसमें थोड़ा ज्यादा नमक हो गया है, लेकिन वो लिकोरिस से बोलता है कि ये ना बहुत ज्यादा डिलीशियस है। एंड उसकी बात सुनकर लिकोरिस सच में बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी मुस्कुराहट देखकर पेस्ट्री सोचता है मैं तुम्हारी इस प्यारी मुस्कान की हिफाजत जिंदगी भर करूंगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे हमारे सामने कितनी ही परेशानियां क्यों ना आए, हम दोनों मिलकर उनका सामना करेंगे और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखने की भी पूरी कोशिश करूंगा। और मुझे इस बात का भी पूरा यकीन है कि अगर ये लड़की मेरे साथ रहेगी तो मैं एक ना एक दिन अपनी स्वीट्स की दुनिया जरूर बना लूंगा। एंड दोस्तों इसी के साथ हमारा ये प्यारा सा एपिसोड समाप्त हो जाता है। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो कैसरोल होता है वो अपनी वाइफ एग्नेस से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उस वक्त काफी ज्यादा परेशान होता है। सो एग्नेस उसे देखकर बोलती है कि जरूर से तुमने कुछ खरीदा है और उसके बारे में तुम मुझे बताने से डर रहे हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगी। सो अब कैसरोल एग्नेस को बताता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, हमारे परिवार में एक नई लड़की आने वाली है। जैसे ही एग्नेस उसकी बात सुनती है चारों ओर बिजलियां गिरने लगती हैं क्योंकि मौसम तो वैसे ही खराब है। और शायद से ये बात सुनकर अब एग्नेस का मूड भी खराब हो गया है। अब आगे कैसरोल बताता है कि वो लड़की एक हाई रैंक नोबल की बेटी है और वो काफी ज्यादा खूबसूरत भी है। उसकी बात सुनकर एग्नेस बोलती है कि अच्छा वो खूबसूरत है। एंड इसके बाद एग्नेस कैसरोल को प्यार भरी टकरार के साथ मारने लगती है और बोलती है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सो तभी कैसरोल बोलता है कि पेस्ट्री भी इसके लिए राजी था और मुझे भी लगता है कि वो लड़की पेस्ट्री की लाइफ पार्टनर बनने के लिए परफेक्ट है। उसकी बात सुनकर एग्नेस बोलती है कि क्या पेस्ट्री की शादी, उसकी लाइफ पार्टनर। और अब इसके बाद एग्नेस चिल्लाती है। सो कैसरोल पूछता है कि क्या हुआ। सो एग्नेस बताती है कि मुझे लग रहा था कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है। तभी वहाँ पर पेस्ट्री आता है और अपने पापा से पूछता है कि क्या हुआ। सो कैसरोल बताता है कि शायद से तुम्हारी माँ इस वक्त काफी ज्यादा शॉक्ड है। वहीं दूसरी तरफ हम एग्नेस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसकी बहू जो आने वाली है। अब तभी यहाँ सीन बदलता है और हमें काउंटी ऑफ लीटेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जनरल होता है वो लीटेज को आकर बताता है कि मॉर्टन फैमिली के वारिस की शादी मार्ग्रेव ह्यूब्रैक की बेटी के साथ होने वाली है। और ये बात सुनकर लीटेज इतनी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि उसके हाथ में जो चाय का कप था वो उसके हाथों से छूट जाता है एंड जो चाय होती है वो उसके कपड़ों पर गिर जाती है। उसके बाद लीटेज अपने कपड़े साफ करते हुए पूछती है कि कौन सी बेटी के साथ। सो ये आदमी बताता है कि मिली ह्यूब्रैक की चौथी बेटी लिकोरिस के साथ जो लेडी पेट्रा की ट्विन लिटिल सिस्टर है और लेडी पेट्रा भी ड्यूक कैडलैक के ग्रैंडसन के साथ एंगेज हो चुकी हैं। उसके बाद वो आदमी बोलता है कि कुछ लोगों का कहना है कि क्योंकि पेस्ट्री ने लेडी लिकोरिस की जान बचाई है इसी वजह से वो पेस्ट्री के साथ एंगेज हो चुकी हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो ह्यूब्रैक है वो 2-3 साल बाद इस एंगेजमेंट को कैंसिल कर दे क्योंकि तब तक ये किडनैपिंग वाला मामला ठंडा पड़ चुका होगा। सो तभी मिस्ट्रेस बोलती है कि नहीं, शायद से बात कुछ और है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ह्यूब्रैक इन सारी अफवाहों को कम करना चाहता है।
सो मिस्टर्स की बात सुनकर वो आदमी बोलता है कि हाँ, शायद से आप सही कह रही हैं, क्योंकि कैडलैक फैमिली में शादी होने से ह्यूब्रेक फैमिली की ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और शायद से छोटी सी मॉर्टन फैमिली में अपनी बेटी को एंगेज करके वो ये दिखाना चाहता है कि अब उनकी फैमिली को ताकत की जरूरत नहीं है। सो तभी मिस्टर्स उस आदमी से बोलती है कि शायद से आगे चल के ऐसा हो सकता है कि जो मॉर्टन राज्य है वो हमारा राइवल बन जाए। उसकी बात सुनकर ये आदमी बोलता है कि नहीं, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। सो तभी मिस्टर्स उस आदमी से बोलती है कि जब 20 साल पहले लॉर्ड मॉर्टन उस जगह पर गए थे तो उस टाइम पर वो जगह बिल्कुल बंजर थी और उस जगह पर उनको अपनी पहली फसल उगाने में कई साल लग गए और पिछले 3 साल से उन्होंने वहाँ पर गेहूं की फसलें उगाना भी कम कर दिया है और गेहूं की जगह पर वो वहाँ पर बीन्स उगा रहे हैं और इसका रिजल्ट तुम देख ही सकते हो। जो बीन्स है उन्होंने उस जमीन को फर्टिलाइज कर दिया है और अब वहाँ पर गेहूं की फसलें भी काफी अच्छी मात्रा में होने लगी हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इन सब के पीछे उस बच्चे का हाथ है। सो ये आदमी बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो तो सिर्फ 9 साल का है। सो तभी मिस्टर्स बोलती है कि तुम कहीं भूले तो नहीं जब पिछली बार वो मुझसे मिलने के लिए आए थे और उस टाइम पर जिसने मुझसे बातचीत की वो लॉर्ड मॉर्टन नहीं थे, वो ये बच्चा था और उस टाइम पर भी इस बच्चे ने मुझे अपनी बातों से उलझा दिया था। अब इसके बाद यहाँ सीन बदलता है और हमें मॉर्टन टेरिटरी में ली लोटे ब्लेज दिखाया जाता है। उसके बाद हम पेस्ट्री को देखते हैं जो कई सारे बॉक्सेस को एक जगह पर रख देता है। वहीं पर जो उसके दोस्त होते हैं वो उससे पूछते हैं कि आखिर ये क्या है। सो पेस्ट्री उन्हें बताता है कि ये मैंने लॉर्ड स्क्वेले और ड्यूक कैडलैक की मदद से यहाँ पर मंगवाए हैं। एंड जब लूमी उनमें से एक बॉक्स को खोलती है तो उसमें एक पौधा होता है। सो अब पेस्ट्री उन दोनों को बताता है कि ये ब्लैक लोकस्ट सीडलिंग है जिसे हम सूडोकेसिया नाम से भी जानते हैं। उसकी बात सुनकर लूमी पूछती है तो क्या हम इन्हें खा सकते हैं। सो पेस्ट्री बोलता है नहीं। सो अब लूमी पूछती है तो क्या तुम इनसे ब्लैक लोकस्ट पाई बनाने वाले हो। सो पेस्ट्री बोलता है नहीं, मैं वो नहीं बना सकता, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो पेड़ हैं ये बंजर जमीनों पर भी काफी तेजी से बढ़ते हैं और ये नेक्टर को प्रोड्यूस करते हैं। सो मार्क और लूमी पूछते हैं कि नेक्टर आखिर ये क्या है। सो पेस्ट्री बताता है कि ये शहद है। उसकी बात सुनकर मार्क और लूमी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वाह शहद। और वहीं अब पेस्ट्री हमें बताता है कि पहले के टाइम में ज्यादातर मिठाइयाँ शहद के द्वारा ही बनती थी। एंड अब इसके बाद मार्क और लूमी पूछते हैं कि हम इन पेड़ों को यहाँ पर कहाँ लगाएंगे। सो पेस्ट्री बोलता है कि यहाँ पर इन पेड़ों को उगाने में एक दिक्कत है, मिट्टी और पानी। आगे पेस्ट्री बताता है कि एरिड मॉर्टन टेरिटरी में जितने भी पेड़ हम लगाते हैं वो काफी जल्दी सूख जाते हैं। सो अब उसकी बात सुनकर मार्क और लूमी पूछते हैं तो अब तुम इनका क्या करोगे जब तुम इन्हें यहाँ पर उगा ही नहीं पाओगे। सो पेस्ट्री उनसे बोलता है कि मैं इनका एंगल चेंज कर दूंगा और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि सिर्फ एंगल चेंज कर देने से ही काफी सारी नई मिठाइयां बन जाती हैं। सो अब ये दोनों पूछते हैं कि तुम क्या चेंज करोगे। सो पेस्ट्री बताता है कि मैं इन्हें किसी ऐसी जगह नहीं लगाऊंगा जहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती होगी, बल्कि इसके बजाय मैं इन्हें तेजी से उगाने के लिए एरिड प्लेसेस पर लगाऊंगा। तो उसकी बात सुनकर ये दोनों पूछते हैं कि सही से ही बताओ कि तुम करोगे क्या। सो पेस्ट्री बताता है कि मैं एक छोटा सा तालाब बनाऊंगा और ऐसा करने के लिए मुझे सिर्फ एक ऐसी जगह बनानी है जहाँ पर मैं पानी को ठहरा कर रख सकूं और ऐसा करने के लिए मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जिसका कोई यूज ना हो। उसके बाद हमें पेस्ट्री का घर दिखाया जाता है जहाँ पर हम फ्यूली और कैसरोल को देखते हैं जो एक बजट तैयार कर रहे थे। उसमें वो लोग देख रहे थे कि इस साल उन्हें कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस साल उन्हें काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। उसकी बात सुनकर कैसरोल बोलता है कि जब हम 20 साल पहले यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर बड़ी बड़ी पत्थर की चट्टानें थी और यहाँ पर कोई भी फसलें नहीं उगती थी। एंड उसके बाद हमने बहुत ज्यादा मेहनत की और उस मेहनत का रिवॉर्ड अब हमें मिल रहा है और ऐसा करने में मेरे बेटे ने हमारी बहुत मदद की है। वो हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है और इसके अलावा मैं ये सब तुम्हारी कॉन्ट्रियू और ग्लेसियस की मदद के बिना नहीं कर पाता और इस सब के लिए मैं तुम्हें थैंक्स बोलता हूँ। सो तभी फ्यूरी उससे बोलता है कि तुम्हें फॉलो करना मेरा खुद का डिसीजन था। एंड इसके बाद फ्यूरी बोलता है कि देखो मेरे पास तुम्हारे लिए 2 खबरें हैं, एक अच्छी और एक बुरी, तो पहले तुम क्या सुनना पसंद करोगे। सो कैसरोल बोलता है कि इस वक्त मेरा मूड बहुत अच्छा है तो चलो पहले अच्छी न्यूज सुना दो। सो फ्यूरी बताता है कि जो हमारा नया गाँव है ली लोटे उसमें 40 नए लोग रहने के लिए आ चुके हैं और उनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जिनको डाकुओं ने लूट कर उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। उसकी बात सुनकर कैसरोल बोलता है कि 40 लोग, तब तो हमें हमारे नए ब्लेज की डेवलपमेंट की स्पीड को जल्दी से बढ़ाना होगा। सो फ्यूरी बोलता है कि अभी हमारे पास कुछ नए वर्कर्स भी हैं तो शायद से हम ऐसा करने में कामयाब होंगे। आगे फ्यूरी बताता है कि क्योंकि हमने लेडी लिकोरिस को बचाया है किडनैप होने के बाद, ये देखकर 5 नए लोगों ने भर्ती ली है हमारे यहाँ। इस वक्त ग्लेसिज उन सभी को ट्रेन कर रहा है। अब इसके बाद कैसरोल पूछता है कि बुरी खबर क्या है। सो अब फ्यूली कैसरोल को बताता है कि जो पेस्ट्री है वो फिर से कुछ तिगड़म करने की कोशिश कर रहा है और मैंने ये भी सुना है कि वो दूसरे बच्चों के साथ इस वक्त ली लोटे ब्लेज गया है। उसकी बात सुनकर कैसरोल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता
बोलता है कि चलो हम भी वहाँ पर चल रहे हैं। अब इसके बाद हम पेस्ट्री और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि एक बड़ी सी चट्टान के सामने खड़े थे। अब इसके बाद यहाँ पर पेस्ट्री अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है। वो चट्टान में एक पंच मार के बोलता है कि ड्रिल, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। उस धमाके की वजह से मार्क और लूमी दूर फेंक जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गुफा बन गई है और वहीं पेस्ट्री हमें बताता है कि उसने यहाँ पर बैंडेड बॉस के मैजिक का इस्तेमाल किया है जो उसने कॉपी कर लिया था। एंड उसके बाद जो मार्क और लूमी होते हैं वो पेस्ट्री से बोलते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो। वहीं पर पेस्ट्री भी बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोलता है कि ये मैजिक तो सच में बहुत ही बढ़िया है। एंड उसके बाद पेस्ट्री खुशी के मारे डांस ही करने लगता है। वहीं मार्क और लूमी उसे देखकर बोलते हैं कि शायद से ये पागल हो गया है। अब इसके बाद वो अपने इसी मैजिक का इस्तेमाल कई बार करता है और काफी ज्यादा देर तक ऐसा करने के बाद हम देखते हैं कि पेस्ट्री ने उस चट्टान के बीच में तालाब के लिए एक बड़ा सा गड्ढा बना लिया है। एंड इसके बाद मार्क और लूमी पेस्ट्री की फिर से तारीफ करते हैं कि वाह यार, तुमने तो इतना बड़ा गड्ढा अकेले ही बना लिया। अब इसके बाद पेस्ट्री बताने लगता है कि हम उन सारे पेड़ों को यहाँ चारों ओर लगा देंगे, ओके। एंड कुछ टाइम बाद बारिश शुरू होने वाली है जिससे इस गड्ढे में काफी सारा पानी भर जाएगा और जब एक बार इस तालाब के चारों ओर लगे ये पेड़ बड़े हो जाएंगे तो ये नज़ारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होगा। और वहीं पेस्ट्री अब अपने मन में सोचता है कि अगर ऐसे ही सब कुछ सही चलता रहा तो मेरा सपना जल्द ही सच हो जाएगा। तभी मार्क उससे बोलता है कि हे हे। तो पेस्ट्री बोलता है कि क्या हुआ? इस वक्त मैं अपने सपने को अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ, इसीलिए प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो तभी लूमी बोलती है कि तुम्हें अपनी आंखें जल्दी खोल लेनी चाहिए। एंड उसके बाद जब पेस्ट्री अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसके सामने उसके डैड और फ्यूली खड़े हुए हैं और अब उन्हें देखने के बाद पेस्ट्री के पसीने छूटने लगते हैं। और वहीं इतना बड़ा गड्ढा देखकर उसके पापा बोलते हैं कि पेस्ट्री, तुमने ये क्या कर दिया? तो तभी पेस्ट्री प्यार से पूछता है कि क्या मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया? तो तभी उसके पापा उस पर चिल्लाकर बोलते हैं कि बेवकूफ। और कैसरोल को इतने गुस्से में देखकर ये तीनों के तीनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। एंड अब इसके बाद हम देखते हैं कि इन तीनों को इनके कर्मों का फल मिल चुका है। अब इसके बाद हमें फिर से काउंटी ऑफ रिटेल्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम मिस्ट्रेस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा टेंशन में होती है। अब मिस्ट्रेस को इतना परेशान देखकर ये आदमी पूछता है कि क्या आप अभी भी मॉर्टन फैमिली के एंगेजमेंट के बारे में सोच रही हो? सो तभी मिस्ट्रेस अपनी कुर्सी पर से उठकर उस आदमी से बोलती है कि अगर हमारी कोई बेटी होती तो मैं भी बिल्कुल वही करती जो उन चालाक लोमड़ियों ने किया है। और जिस चीज पर मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है वो ये है कि कैडलैक और ह्यूब्रैक दोनों मेरे सिर के ऊपर से साउथ की ओर चले गए, यानी मॉर्टन फैमिली के पास। अरे उन्हें ऐसा करने से पहले मुझसे कुछ तो कहना चाहिए था। अब मिस्ट्रेस को इतना गुस्से में देखकर ये आदमी उनसे बोलता है कि अगर आप चाहो तो आप ही उस बच्चे से शादी कर लीजिए। सो तभी मिस्ट्रेस उस आदमी की ओर घूरती है। सो वो आदमी बोलता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। सो मिस्ट्रेस उस आदमी से बोलती है कि अगर मैं 10 साल छोटी होती या फिर वो 10 साल बड़ा होता तो ऐसा पॉसिबल था। अब मिस्ट्रेस सोचने लगती है कि वो इस मामले में क्या कर सकती है। थोड़ी देर के बाद मिस्ट्रेस मुस्कुराती है और बोलती है शायद से मुझे उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसके बाद फिर से हमें पेस्ट्री का गांव दिखाया जाता है और वहाँ पर हमें पता चलता है कि पेस्ट्री ने वहाँ पर एक वाटर वे बना दिया है, यानी कि पेस्ट्री ने वहाँ पर लोगों के लिए 3 तालाब बनवा दिए हैं। सो वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि एक ही तालाब बनाने में कई महीने लग जाते हैं, लेकिन लॉर्ड पेस्ट्री ने एक ही महीने में 3 तालाब बना डाले। सो ये आदमी बोलता है कि वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। उसके बाद हम पेस्ट्री और उसके दोस्तों को देखते हैं जो उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर बाकी बच्चे थे और वहाँ पर ये आदमी बोलता है कि आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। एंड वहाँ पर हम देखते हैं कि उन सभी लोगों ने तालाब के चारों ओर ब्लैक लोकस्ट पेड़ों को लगा दिया है। अब उन सभी की ये बातें हुई नहीं थी, तभी वहाँ पर जोसेफिन आती है जो पेस्ट्री के लिए एक लेटर लेकर आई थी और वहाँ पर जोसेफिन बोलती है कि शायद से तुम्हें ये लेटर तुम्हारी फियांसी ने भेजा है। उसकी बात सुनकर पेस्ट्री शर्माते हुए उस लेटर को ले लेता है। एंड उसके बाद जब वो उस लेटर को पढ़ता है तो वो काफी मायूस हो जाता है और वो बताता है कि ये लेटर उसे काउंटी ऑफ रिटेल्स ने भेजा है और ये एक इनविटेशन लेटर है टी टेस्टिंग पार्टी के लिए। और वहाँ पर मिस्ट्रेस ने लिखा हुआ है कि हमने कुछ न्यू स्वीट्स बनाई हैं और हम चाहते हैं कि तुम उन्हें टेस्ट करो, इसीलिए प्लीज यहाँ पर जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। वहीं लेटर पढ़ के पेस्ट्री सोचता है कि आखिर ये मुझे पर्सनली इनवाइट क्यों कर रही है, दाल में कुछ तो काला है। उसके बाद हमें फिर से पेस्ट्री का घर दिखाया जाता है जहाँ पर हम न्यू रिक्रूट को देखते हैं और इसका नाम लिकोलो नोनो है, जिसे काफी ज्यादा काम करना पड़ रहा था और ये सारा काम फ्यूलियस से करवा रहा था। और दोस्तों इतना सारा काम निकोलो को इसी वजह से करना पड़ रहा है क्योंकि पेस्ट्री ने अचानक ही इतने सारे तालाब जो बनवा दिए हैं। सो तभी वहाँ पर पेस्ट्री आकर बोलता है कि मॉर्टन में सब कुछ फादर के सुपरविजन में होता है और क्योंकि फादर यहाँ के लॉर्ड हैं तो हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के कंधों पर आती है। सो इस पर फ्यूली बोलता है कि बकवास करना बंद करो, इतना सारा काम हमें इसी वजह से करना पड़ रहा है क्योंकि तुमने अचानक ही इतने सारे कुएं बना दिए। और वहाँ पर फ्यूली निकोलो से बोलता है कि अगर तुम्हें अपने काम से लेकर कोई भी कंप्लेंट्स हैं तो इस बच्चे से बोलो, ये है हर एक परेशानी की जड़। एंड तभी पेस्ट्री फ्यूली से पूछता है कि क्या फादर वापस आ चुके हैं। सो फ्यूली बताता है कि नहीं, अब तक तो नहीं। वैसे क्या तुम उनसे कुछ बात करना चाहते हो? हाँ।
सो अब पेस्ट्री फ्यूली को बताता है कि उसे काउंटी ऑफ फीटर्स ने एक इनविटेशन लेटर भेजा है, वो भी टी पार्टी के लिए, और ये लेटर मुझे पर्सनली मिस्ट्रेस ने भेजा है, इसी वजह से मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। तभी फ्यूली भी बोलता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। एंड तभी वहाँ पर कैसरोल आ जाता है जो बोलता है कि मुझे इस बारे में पता है। सो पेस्ट्री अपने पापा से पूछता है कि आखिर वो मुझे बुला क्यों रही है, कहीं वो हमसे बदला तो नहीं लेना चाहती। सो तभी कैसरोल बोलता है कि पेस्ट्री ये सारी बातें बाद में सोचना, वैसे मेरे साथ यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट गेस्ट आया हुआ है। एंड हम देखते हैं दोस्तों ये होती है लेडी लिकोरिस, और वो यहाँ पर पेस्ट्री को हर बार की तरह लॉर्ड पेस्ट्री कहकर नहीं बुलाती बल्कि मिस्टर पेस्ट्री कहकर बुलाती है, और वो पेस्ट्री को बताती है कि मैं आपसे मिलना चाहती थी। पेस्ट्री भी बोलता है कि लिकोरिस मैं भी तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी फ्यूली बोलता है कि पेस्ट्री कितनी अच्छी बात है ना कि तुम्हारी फियांसी तुमसे मिलने के लिए आई है। सो तभी कैसरोल बोलता है कि ये उससे मिलने के लिए नहीं आई है, ये यहाँ पर रुकने के लिए आई है। एंड इसके बाद लिकोरिस पेस्ट्री की ओर देखकर मुस्कुराती है एंड पेस्ट्री का रिएक्शन होता है तो दोस्तों अब आगे क्या होगा, आखिर हमें आगे और कितना ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि लिकोरिस अब पेस्ट्री के साथ एक ही घर में रहने वाली है। और तुम लोगों को क्या लगता है, वो एक ही घर में एक ही कमरे में रहेंगे या फिर अलग अलग कमरे में? तुम लोग अपने जवाब कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वैसे अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना ताकि तुम लोग हमारे किसी भी वीडियोस को मिस ना करो। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।